डॉक्टर हरीश नवल द्वारा लिखी पुस्तक बागपत के खरबूजे के लिए उन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बागपत के खरबूजे 20वीं शती की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा उनकी कुछ और बहुचर्चित पुस्तकों में माफिया जिंदाबाद, जो व्यंग्य भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति शब्द क्रीड़ा का सबल उदाहरण है, व्यंग्यालोचन और कतिपय व्यंग्यकारों के संस्मरणों से युक्त पुस्तक कुछ व्यंग्य की, कुछ व्यंग्यकारों की। उनकी पुस्तक बोगी नंबर 2003 भ्रष्टाचरण की रोचक गाथा कहता व्यंग्य उपन्यास है। सामाजिक विसंगतियों को दर्शाता रोचक व्यंग्य संकलन पीली छत पर काला निशान, आजादी के बाद की दिल्ली का व्यंग्यात्मक इतिहास दर्शन दिल्ली चढ़ी पहाड़। उनकी पुस्तक वाया पेरिस आया गांधीवाद मार्मिक व्यंग्य और शिष्ट विनोद रचनाओं का अद्भुत संकलन है। डॉक्टर हरीश नवल की अप्रतिम व्यंग्य कथाओं का संग्रह दीनानाथ का हाथ, शिष्ट भाषा युक्त विविध शैलियों में सूक्ष्म और सौम्य सृजन 51 व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक बोध को व्यक्त करता श्रेष्ठ व्यंग्य लेखन पढ़िए डॉक्टर हरीश नवल की इन पुस्तकों में। रेणु जी माइक बंद है, रेणु जी माइक बंद है, माइक बंद है, माइक बंद है। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। हम द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी के फेसबुक पटल और यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं व्यंग्य क्षेत्र के विशेष हस्ती। वो है आधुनिक हिंदी व्यंग्य की तीसरी पीढ़ी के एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर। जी हाँ, वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, आज हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय। वैसे तो वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं उनके बारे में कुछ भी कहूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि सूरज को दीपक दिखा रहे। देखिए, कुछ बातें हैं जो जरूर मैं साझा यहाँ करना चाहूंगी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर साहब का जन्म 18 मार्च 1949 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 1974 से वो अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपने ट्रिनिडाड और टोबैगो के वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में भी आप अतिथि प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। कई सालों से देश विदेश में चर्चित पत्रिका व्यंग्य यात्रा के संपादन की बागडोर आपने संभाली और सबसे खास बात आपका ये मानना है कि व्यंग्य को कभी किसी भी सीमा में हम नहीं बांध सकते हैं। व्यंग्य एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हम डुबकी लगाएंगे तो नित्य नई बात, नित्य नई चीज हम सीख करके सकते हैं। साथ में आपका मानना यह भी है कि व्यंग एक गंभीर सृजनात्मक क्षेत्र का पिता। तो चलिए हम अपने साथ जोड़ते हैं डॉक्टर प्रेम जन्मे जी को और आज उनके साथ हम उनकी साहित्यिक यात्रा पर चलते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारे आज के द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी के फेसबुक पटल और यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन। नमस्कार। और आपके साथ हम आपकी साहित्यिक यात्रा पर चलें, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक वीडियो जो हमारे दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहेंगे, उसके बाद आपकी साहित्यिक यात्रा को साथ बात करें। उस वीडियो के माध्यम से हम
बिल्कुल दर्शकों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी साहित्य की रचना की है। एक बात और खास, किसी व्यंग्य नहीं, बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा है, आलोचनाएं भी लिखी हैं और नाटक भी साथ में। ये सारी तमाम बातें हैं, सारी तमाम विधाएं, इनके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन सर, आपकी साहित्यिक यात्रा की बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। कहते हैं कि हमारी जिंदगी की अगर हम बात करें, हमारे जीवन की बात करें, तो बचपन हमारे सबसे खूबसूरत पल होते हैं, खूबसूरत क्षण होते हैं। तो हम सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहते जैसे आपने बताया कि मेरा जन्म इलाहाबाद का है, पर यही भी बता दूं कि जन्म का वर्ष भी बताया तो आप समझ जाएंगी कि मेरी पीढ़ी वो है जो लालटेन युग से लेके कंप्यूटर युग तक आई है। मेरी पीढ़ी के सामने ये सारी चीज़ें नहीं थी जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं। उस समय तो हमें अगर किसी से दूर खड़े से बात करना होता था तो बहुत जोर से चिल्ला के बात करते थे, कोई फ़ोन नहीं होता था। तो ये पीढ़ी हमारी वो है जिसमें मैंने कई युद्ध भी देखे। अब देखिए, 65 का युद्ध देखा, 62 का युद्ध देखा, 71 का युद्ध देखा, और हमने वो समय भी देखा है कि जब मध्यम वर्ग तक को राशन की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और PL 480 का जो गेहूं, जो खराब गेहूं अमेरिका का था, वो आता था और हम खाते थे। दूध के लिए हम लोगों को रात को 2:30 बजे जाके बोतलों का लाइन लगा देनी पड़ती थी। तो वो अभाव झेले हैं हमने, और वो अभाव झेले हैं कि जब अन्न का संकट, दूध का संकट, फिर हरित क्रांति आई, और फिर हमने अपना बाजार भी देखा। बाजारवाद से भी 2-2-4 हुए, और फिर अचानक हमारे देश की सुंदरियां विश्व सुंदरियां बनने लगी और हमारे देश में बाजार में प्रवेश किया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। पर बचपन जो है, मेरा जन्म जैसे इलाहाबाद में आपने बताया 18 मार्च को हुआ, और माँ बताती हैं कि मेरे जन्म से एक दिन पूर्व, इसीलिए मुझे थोड़ा फिल्मों में भी रुचि है, तो वो एक दिन पूर्व जो है चंद्रलेखा फिल्म देखने गई थी। और मेरा जन्म जो है जब हुआ उसके बाद जो है वहाँ पंडित जी ने, जो आपको एक बात बता दूं कि प्रेम जन्मेजय जो आप नाम कह रही हैं उसमें कई परिवर्तन हुए, तो उन्होंने वहाँ पर मेरा नाम जो है वो रखा त्रिवेणी प्रसाद। तो उसमें जो जन्मपत्री पे जो नाम है मेरा भी है, वो उसमें त्रिवेणी प्रसाद है। और फिर बाद में मेरे पिताजी ने नाम बदला, क्योंकि हम 3 भाई हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो आदर्शवादी थे, तो बोले कि प्रेम, सत्य और शांति, ये 3 नाम उन्होंने रखे कि ये मानव जाति को ये संदेश दे के जाएंगे। उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखे। और हम लोग तब पहले सिनेमा के पीछे रहते थे। कमला नेहरू अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था। और आप जानते हैं, अभी मैं बात भी कर रहा था, तो इलाहाबाद का नाम आते ही आपको ये लगता है कि जो भी उस शहर में रहा है और उस शहर में बसा है, तो वो अभी भी अपने अंदर इलाहाबाद को जीता है। आप उससे, जो भी इलाहाबादी, आप उससे बात करें, अगर ममता कालिया से पीछे मेरी बातचीत हुई तो उनको पता लगा, तो उनका एकदम फोन आया कि अरे प्रेम जी, आप इलाहाबाद के हैं? मैंने कहा ऐसी भारती जी, धर्मभरे भारती जी जो है, उनको मैंने अपना संकलन भेजा, तो उनका एक पोस्ट कार्ड आया कि आपने किसी मित्र के हाथ भिजवाया था। मैंने उन दिनों इस तरह से स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं होती थी, कि आपके मित्र आए और आपका बैंक संकलन दे गए। इधर आंख के इलाज के कारण मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पर आपका परिचय देखा तो मैंने देखा कि आप इलाहाबाद के हैं। तो इलाहाबाद के साथ एक जुड़ाव था। और आपको बताऊं, उस समय, आज साहित्य की राजधानी जो है वो हम मानते हैं कि दिल्ली है ज़्यादातर, मतलब दिल्ली में सारी चीज़ें, क्योंकि जितनी राजनीति होती है वो दिल्ली में होती है, और साहित्य की राजनीति भी दिल्ली में ही होती है। तो जहाँ राजनीति होती है वहीं राजधानी बन जाती है। तो साहित्य की राजधानी जो है वो होती थी। तो अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि भाई, अगर जैसे आप बचपन के लोग बहुत अपने आप को महिमा मंडित करते हैं, अरे मैं इलाहाबाद का हूँ, और मेरे अंदर जो है लेखन के संस्कार तो वहीं से आ गए थे। मगर मैं बता दूं कि मैं जन्मजात लेखक बिल्कुल नहीं हूँ। बचपन में बिल्ली के बच्चों के पीछे भागना, ताड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाना, इधर उधर जाना, वो मेरी रुचि थी। गिल्ली डंडा खेलते थे। और ये कहीं नहीं, अगर मैं चाहूँ तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी सुबह घुमाने ले जाते थे और दारागंज में जाके कहते थे, देखो वो निराला का घर है, तुम्हें निराला बनना है। तो हो सकता है मेरे अंदर निराला का कीड़ा घुस गया हो। मेरी महादेवी वर्मा जी के साथ एक चित्र भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि महादेवी वर्मा जी से को जब मैंने अपनी रचना दिखाई तो उन्होंने कहा, अरे व्यंग तो बढ़िया लिखा है, तुम निराला बन सकते हो। तो ऐसा मैं बता रहा हूँ, कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मेरा जीवन जो है एक ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच अपनी पगडंडियां बनाते हुए चला है।
मतलब किसी राजमार्ग पे चलने जैसा आपको नहीं लिखेगा। इसलिए मेरे लिखन में छोटे मोटे मोड़ भी आए हैं, कई पगडंडियां हैं, जैसे हमारे देश के जीवन में आप देखती हैं, मैंने जैसे भी चर्चा भी की कि हमारे देश के जीवन में भी जब से हम स्वतंत्र हुए और आज तक बहुत सारी पगडंडियां हैं, बहुत दिनों बाद हमारा राजमार्ग तैयार हुआ है। तो ये मेरा जीवन जो है वो आरंभ से जो इलाहाबाद का जो है तो वही जन्म है। और उसके पश्चात में आपने बताया भी कि मैं दिल्ली आ गए हम लोग पिताजी के ट्रांसफ़र के कारण। तो बिल्कुल पूरे होश हवास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो लेखन है वो कहीं इलाहाबाद से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं आया उससे पहले मैं विज्ञान का विद्यार्थी थी। बड़ी विडंबना है आपको बताऊं कि 5वीं तक 5th तक प्राइमरी तक मैंने हम लोग इलाहाबाद में थे, तो वहाँ पर हिंदी सारा मीडियम था। उस समय तो पढ़ना होता ही नहीं था, आप देखिए तख्ती लेके जाते थे, स्लेट लेके जाते थे, वैसे आ जाते थे। और उस समय तो मास्टर की पीटने की संस्कृति भी होती थी कि मास्टर जी पीटते थे, घर आके शिकायत करो पिताजी से कि मास्टर जी ने पीटा, तो हमें पीटते थे कि तूने कुछ गड़बड़ की होगी। तो आज तब उस समय का समय और था। पर 6ठी में जब हम लोग इधर आए तो पिताजी ने सोचा कि इनको अच्छी शिक्षा दी जाए, तो हमारे पास में एक अंग्रेजी का स्कूल था, उन्होंने कहा उसमें डाल देते हैं तुम्हें। तो भाई को पहले डाल दिया था, छोटे वाले को। तो मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, परिश्रम किया। और इतना परिश्रम किया कि जब उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने मैडम ने बोला बाकी तो ठीक है बट ही इज पुअर इन इंग्लिश। तो मेरे पिताजी ने कहा ही डज नॉट नो इंग्लिश, क्योंकि आती ही नहीं थी मुझे। तो वहाँ से मैंने 6ठी 7वीं तक पढ़ा। फिर हम आर के पुरम आ गए, वहाँ से डिफेंस कॉलोनी से पिताजी को वहाँ पे मकान मिल गया। वहाँ पे फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया 8वीं में, वहाँ फिर हिंदी मीडियम। फिर 9वीं 10वीं 11वीं में मैंने साइंस से की, फिर अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ा। और फिर उन दिनों एक कहानी लिखने का ऐसे हुआ, मेरे एक दोस्त लिखता था, वो अभी उसकी मृत्यु हो गई बेचारे की कोरोना काल में। हम दोनों विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो उसने उसको रुचि थी, अखिलेश श्रीवास्तव था उसका नाम। तो उसने जो है वो कहानी लिखी, तो उसने मुझे भी कहा मैंने कहानी लिखी। तो हमने कहा क्या करें। उन्हीं दिनों एक अखबार में कोई खिलते फूल करके पत्रिका गाजियाबाद से निकलने वाली ऐसा समाचार आया, तो हमने भेज दी वहां पर। तो वो छप के आ गई। तो वो जब छप के आ गई तो मैं कॉलेज में मैंने मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और मोतीलाल नेहरू कॉलेज है पास में, क्योंकि उन दिनों ये नहीं देखते थे कौन सा कॉलेज अच्छा है, उन्होंने पास में कॉलेज कौन सा है। तो आर के पुरम से मोतीबाग कॉलेज वहाँ था, जहाँ नरेंद्र कोहली और कैलाश वाजपेयी ये मेरे गुरु रहे बाद में। तो वहाँ पे मैं चला गया मैथ्स ऑनर्स में। तो मुझे लगा कि अभी ये कहानी दिखाऊं किसको। तो अखिलेश ने मुझे कहा कि तू किसी हिंदी के टीचर को दिखा। तो डॉक्टर महेंद्र कुमार उन दोनों अध्यक्ष थे, तो उनको मैंने दिखाई, सर ये कहानी। उन्होंने देखा, रे ये तो देखो। तो उन्होंने नहीं देखी, नरेंद्र कोहली पास में बैठे, नरेंद्र ये देखो लड़के ने कहानी लिखी है, फर्स्ट ईयर में ही इसने कहानी लिख दी है। तो बोले कि तुम पर क्लास में क्यों नहीं आते, अभी शुरू हुआ था। मैं कहा सर मैं आता हूँ, सामने क्लास लगती है। कहते सामने नहीं, हिंदी ऑनर्स की तो ऊपर लगती है। मैं कहा मैं हिंदी ऑनर्स में नहीं हूँ, मैं मैथ्स ऑनर्स में हूँ। कहते इतनी अच्छी कहानी लिखते हो, मैथ्स में क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने, खैर लंबी कहानी हो जाएगी, उन्होंने ब्रेन वॉश किया। फिर डॉक्टर कोहली ने मुझे विश्वास, क्योंकि वो भी इंटर से साइंस में करके आए थे, और उन्होंने किया। फिर मुझे अच्छा लगा, नरेंद्र कोहली जैसे व्यक्ति जो पहले गुरु के रूप में मिले, शिक्षक के रूप में कहूँगा, शिक्षक के रूप में मिले, धीरे धीरे वो मेरे गुरु बने, साहित्यिक गुरु, फिर अभिभावक के रूप में। और वहाँ पे कैलाश वाजपेयी जो है, उनसे मैंने कविता के बारीकियाँ थोड़ी सी सीखी। तो ये इस तरह का जीवन जो है वो रहा। तो साहित्य जो है मेरे जीवन में, आप समझ लीजिए जब किशोर अवस्था जो है, युवावस्था में मैं जा रहा था, तो उस समय आया था। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती गई चीजें। बिल्कुल सर। सर जैसे अभी आपने बताया, तो क्या आपके घर में था माहौल साहित्य का कि कहते हैं ना कई बार माहौल से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। तो परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा था जो साहित्य के क्षेत्र में रहा हो? हमारे साहित्य में, पूरे परिवार में, पूरे कुनबे में अभी भी कोई व्यक्ति लेखक नहीं है। मतलब मैं अपने से उसमें बात कर रहा हूँ, ना मेरे मामा की तरफ से, ना मेरे चाचा की तरफ से, कोई भी नहीं है। बस मेरे पिताजी जो थे उनको पढ़ने की बहुत आदत थी, बहुत पढ़ते थे। मतलब हर समय उनके हाथ में, एक हाथ में हुक्का होता था और एक हाथ में किताब होती थी।
और सारे मतलब उस समय हम लोगों को भी पढ़ने के लिए, उस समय आपको मालूम गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें आती थी, पढ़ो समझो और करो, इस तरह की, वो हमें पढ़ने के लिए देते, निरंतर उनको संस्कार के लिए थे। पर उन्होंने कभी हमारी सोच पे दखल नहीं दिया कि हम क्या करना है। जैसे यही है, जब मैंने उनसे कहा मैथ्स ऑनर्स से हिंदी ऑनर्स में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा भविष्य है, तुम अपने हिसाब से सोचो, तुम्हारे जो गुरु कहते हैं। और गुरु पर इतना उनको विश्वास था, आपको बताऊं, जब मुझे विवाह के लिए एकमात्र जो मेरी इस समय पत्नी है, जिसको मैं एकमात्र पत्नी और प्रेयसी भी कहता हूँ, तो उनको देखने जाना था। तो मैंने कहा कि मैं गुरु को लेके जाऊंगा, अपने नरेंद्र कोहली को। कहते बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तो उस समय के हैं, हम नहीं जानते तुम्हारे योग्य, तुम लेक्चरर हो गए, तुम्हारे योग्य कौन लड़की होगी ये हम नहीं जानते हैं, तो वो करेंगे। तो उनको इतना उस समय था। और अब मैं बता सकता हूँ कि हमारे कुनबे में तब मेरे समय तक, पर अब इस समय बताऊँ आपको कि मेरा जो पोती है जो मुंबई में रहती है, वो 8 साल से लिखना शुरू कर दिया उसने, 8 वर्ष की जब है, और अभी उसकी अब 10 वर्ष की हुई है, तो उसकी एक कविता अंग्रेजी में नेशनल बुक ट्रस्ट की पत्रिका में छपी है। और इस अभी आपको दिखाऊं मैं, हाँ अभी जो है क्या कहते हैं, ये 20 अप्रैल को उसका जन्मदिन होता 10वां, उसमें उसकी कविता की, अंग्रेजी कविता की पहली किताब आई है, मूनलाइट। क्या बात है सर। और ये है वो पोती जो है मेरी, ये है। तो ये अभी भी मतलब इतना बढ़िया लिखती है, अंग्रेजी में लिखती है। और मेरा जो पोता है छोटा वाला हिमांक, उसके हाथ में हर समय किंडल रहता है, मतलब कोई और कहीं नहीं, कहीं उसको ये लालच नहीं है कि मुझे मोबाइल से कुछ करना है, हर मतलब किताब पढ़ता रहता है। और उसने भी एक छोटा सा नॉवलेट लिखा है जिसकी भूमिका तेजेंद्र शर्मा ने लिखी है, और वो भी उसका प्रकाश है। तो एक संस्कार मेरा ये रहा रेणु जी, मैंने सोचा कि जो बच्चों की हम शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो क्या है कि हर समय मोबाइल पे लगे रहते हैं, हर समय लैपटॉप पे लगे रहते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें टीवी पे लगे रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों हम शिकायत करते हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि ये कसूर हमारा नहीं है, हम बच्चों को डांटते हैं, कसूर बच्चों का है, बच्चों का नहीं है, ये हमारा है। हमारा क्यों है कि क्योंकि हम अपना काम करने के लालच में, जैसे पुराने जमाने में भी होता था, माएँ जो होती थी जब काम करती थी, बच्चा रो रहा, उसको थोड़ी सी अफीम चटा देती थी, उस समय होता था। तो हमने अफीम क्या दी, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। 2.5 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे देते हैं, मतलब जरा सा रोया आपने मोबाइल दे दिया, वो उसमें लगा। अब जब उसको नशा हो गया, तो तब तो हमने शुरू से ये किया कि इन बच्चों को हम ये नशा नहीं दें, हम उनको संगीत का, हम उनको किताब का, हम उसको, अब जैसे हमारी पोती है, वो संगीत भी इतना, वो अपने आप समझ सकते हैं कि अपने आप जो है गाने कंपोज कर लेती है, मतलब संगीत में भी उसकी रुचि है। और इन सारी चीज़ों के बीच में क्या है कि उसको कभी ध्यान ही नहीं आता कि मुझे टीवी या मोबाइल में कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से हमने दूर रखा हुआ है, माध्यम है, उसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये हमें सोचना है। तो ये मैं भी चाहूँगा कि जितने लोग सुन रहे हैं कि हम बच्चों पे दोष ना दें, अपने अंदर झांकें कि हम लोग आज के समय में क्या हम उनको समय दे पा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल एक तरह से, हम कई तरह से कहते हैं कि खराब है, पर एक तरह से इस कोरोना काल ने एक अच्छा भी किया होगा कि हमें समझ आया होगा कि परिवार क्या है और परिवार में हमारी भूमिका क्या है, किस तरह से परिवार को बनाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ध्यान दे सकते हैं। तो ये है कि जो लेखन जो है, मैं भी जो यहाँ तक, अब ये भी होता है कई बार कि आपकी धरती कैसी उर्वर है कि नहीं है, उसमें लेखन का बीज पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, पर प्रयत्न हमें करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बच्चा यही करे, आप उसको स्पोर्ट्स दीजिए, आप उसको उसके साथ जाइए, श्रम कीजिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए उसके साथ, चित्रकार है तो चित्रकारी में उसको डालिए। कलाएं, अगर एक बार आप एक किसी कला में डूब गए तो उससे बढ़िया नशा कोई नहीं है, उससे बढ़िया आत्मिक शांति कोई नहीं। ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा है सर, क्योंकि आजकल के बच्चों की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा दोषी हो जाते हैं। तो जैसा माहौल बच्चे को देंगे, बच्चे उसी हिसाब से ढल जाएंगे। कहते हैं ना, बच्चे तो गीली मिट्टी होते हैं, आप जिस तरीके से उनको ढालेंगे उस तरीके से वो ढल जाएंगे।
और आपने सही कहा कि आज के समय में, पहले होता था अगर हमें कोई प्रश्न नहीं आता था तो हम लाइब्रेरी में जाते थे और सर बहुत सारी किताबों को देखते थे कि कहीं से इसका आंसर मिल जाए। अलग अलग राइटर के बुक्स हम लोग पढ़ते थे। आजकल हम खुद बच्चों को कहते थे अरे गूगल बाबा पे जाओ, वहां पे टाइप करो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। और बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल की एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन हम रिंगटोन बच्चे को सुना देते हैं ताकि बच्चा उसमें बहल जाए और हम अपना काम करते रहे। तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को ढाला, और जब बच्चे ढल गए तब हम ये चाहते हैं कि अब बच्चे उस चीज से बाहर आ जाए। वो पॉसिबल नहीं करता। आपने हाँ बिल्कुल रेणु जी, सही मेरा कहा। कहना ये है कि सिर्फ आप जो है उसको ये नहीं कि उससे दूर कीजिए, आप उसको है। नशा मत दीजिए बस। मेरा हाँ सिर्फ ये है सही। कि उस नशे से दूर रखिए, उसका नशा न बनिए। अगर आप उसको पिछड़ा मत बनाने कि आप जो है वो मोबाइल भी नहीं जानता, वो कंप्यूटर भी नहीं जानता, हाँ। मैं उन लोगों से सहमत नहीं होता हूँ जो बहुत नॉस्टैल्जिक, जो कि आजकल भी कहते हैं हमारा गांव ऐसा था, हम बैलगाड़ी में जाते थे। भैया प्रगति, मनुष्य प्रगति नहीं करेगा क्या? मानवीय सभ्यता प्रगति करेगी, परिवर्तन जीवन में आता है। एक पेड़ जब एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बनता है, वो बन सकता है, अलग अलग तरह के आजकल आ गए, तो मनुष्य क्यों नहीं करेगा आगे? पर हमें, जैसे दिनकर ने कहा, विज्ञान है यदि तलवार तो इसे फेंक दे। तो इसी तरह से अगर ये तलवार की तरह काम कर रहा है तो उसको फेंक दो, उसका सदुपयोग करो। जी बिल्कुल आपने देखा कि कहते हैं ना, हर चीज के साथ अच्छाई भी है तो बुराई भी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छाई लेते हैं या बुराई लेते हैं। क्योंकि कीचड़ में जी कमल भी खिलता है तो कीड़े भी होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमल को हाथ में लेते हैं या कि कीचड़ में फैले हुए पड़े हुए कीड़ों को हाथ में लेते हैं। बिल्कुल आपने ये जी बात देखी। डॉक्टर साहब, जब हम आपकी विधाएं के बारे में देखते हैं, आपने व्यंग भी लिखा है, आपने बाल साहित्य को लेकर लिखा है, आपने आलोचना को लेकर भी लिखा है, आपने नाटक भी लिखे हैं। तो हम सबसे, आपकी इतनी सारी विधाओं को लेकर के आप लिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कहते, वैसे तो कहा जाता है कि माता पिता के लिए अपने उनके सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो आपके लिए आपकी सभी रचनाएं बहुत प्यारी होंगी। लेकिन फिर भी व्यंग, बाल साहित्य, आलोचना या नाटक, इसमें से सबसे ज्यादा आपको संतुष्टि किस विधा में लिखने पर? देखिए, इस बारे में रेणु मैं दो बातें कहता हूँ। एक, जैसे अभी आपने कहा कि हर लेखक को अपनी रचना अच्छी लगती है, कोई भी रचना, ये लगभग वैसे ही है कि जैसे माँ के लिए अपना बच्चा, बच्चे में अगर नाक बह रही है, गंदा है, उसके बावजूद भी माँ उसको भागते हुए अपने गले से लगा लेती है। दूसरा आदमी कह सकता है अरे बच्चा गंदा है तेरा, अरे इसको साफ कर ले, पर वो नहीं कहेगी। उसको, हमें दूसरे का बच्चा गंदा लगेगा पर अपना नहीं लगेगा। ये लेखक के साथ है और ये लेखक की कमजोरी है, और इस कमजोरी से लेखक को सावधान होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि हमारी आलोचना में, अभी जो बात कर रही थी, ये आता है कि जब हम दूसरे की आलोचना करते हैं तो उसकी कसौटी हम अपने बनाते हैं कि मैं ऐसा हूं। समाज में भी यही है कि जब मैं दूसरे का वो करता हूँ कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं है, मैं तो कम बोलता हूँ, ये ज्यादा क्यों बोलता है। तो ऐसे ही रचना के साथ भी होता है कि रचना जो है वो आपको अच्छी लगती है, पर माँ हर समय अपने गंदे बच्चे से प्यार नहीं करती है, उसको साफ भी करती है, उसको स्कूल भी भेजती है, उसको क्या कहते हैं और चीजें भी देती है। तो माँ के लिए बच्चा प्यारा है, पर उसको एक साफ सुथरा बच्चा भी अच्छा लगता है। वो चीज भी जो निरंतर, जिसको सब लोग कहें अरे बच्चा कितना सुंदर है। तो ऐसी चीजें ही रचना की दृष्टि से भी होती है कि आपको लगता है कि जब लोग कहें अरे ये इतनी अच्छी रचना है, जिसको सब कहें, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं माँ के रूप में या मैं अपनी रचना के रूप में कह रहा हूँ अच्छी है, मेरे लिए तो अच्छी है, पर दूसरे लोग भी कहने चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही विभिन्न विधाओं में, तो मेरा मानना यह है कि कथ्य जो है आपका वो तय करता है कि आपकी विधा क्या हो। जो लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि अब बैठ के तो मैं कहानी लिखूंगा, अब मैं बैठ के ये करूंगा, तो विधा जो है वो आपका कथ्य तय करता है कि वो कविता की तरफ जाएगी या वो आपको कहानी की तरफ ले जाएगी या व्यंग्य की तरफ ले जाएगी। अब जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, उनका व्यक्तित्व जो है वो कवि का भी है, साहित्य, वो नाटककार का भी है, उनका जो व्यक्तित्व उपन्यासकार का भी है, आलोचना भी लिखी है, पर मूलतः हम उनको कवि के रूप में और नाटककार के रूप में मानते हैं। तो क्या होता है, कुछ लोग विभिन्न विधाओं में सिद्धहस्त हो जाते हैं, मतलब बहुत मुश्किल है कि कविता और उसमें होना। फिर कई बार होता है कि विधा जो है वो आपको इतना बांध देती है, मेरे साथ जैसे अभी आप बता रही हैं कि जैसे आरंभ तो हर व्यक्ति जो है वो कविता से करता है। जितने भी आप देख लेंगे, जितने गद्यकार हुएंगे उन्होंने कविता से, इवन यहाँ तक कि आपको
श्रीलाल शुक्ल की कोई कविता नहीं दिखाई देती होगी, कोई कविता संकलन भी नहीं होगा, पर मैंने उन पर काम किया तो मुझे समझ आया। तो उन्होंने आरंभ अपना कविता से किया था और कवि सम्मेलन में जाते थे, गाते थे और लोग उनकी प्रशंसा करते थे, विभिन्न कवियों के साथ गए हो। पर उन्होंने एक जगह लिखा कि मुझे समझ आ गया कविता मेरा फॉल्स स्टार्ट है, मैं इससे स्टार्ट नहीं करूंगा। तो वो गद्य की तरफ चले गए, फिर गद्य में भी गए तो उन्होंने रचनाएं, उपन्यास लिखी, पर उनके साथ ये रहा कि उन्होंने अपने आप को सीमित नहीं किया। नहीं तो बहुत लोगों को लगता रहा एक राग दरबारी लिखा, अब सारे ही राग दरबारी जैसे लिखूं, सारी नहीं। उन्होंने अलग अलग तरह के उपन्यास, अलग अलग जमीन पर उन्होंने विश्रामपुर का संत अलग तरह से लिखा, मकान। अब हमें ये लगता है कि राग दरबारी श्रेष्ठ कृति है क्योंकि हम व्यंग्यकार हैं, पर मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, मकान मेरी श्रेष्ठ कृति है। वो कहते हैं ये तो राग दरबारी के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, ये डॉक्यूमेंटेड नावल है। अब जिसको हम प्रशंसा करते हैं, जिसको हम आदर्श मानते हैं, उसके लिए वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंटेड नावल है, मतलब उसको उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे। तो मेरा कहने का है कि लेखक का अपना दृष्टिकोण भी उसके साथ है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने आरंभ उससे किया, कहानियां भी लिखी जो सारिका में भी छपी, जो विभिन्न पत्रिकाओं, उस समय की बहुत पत्रिकाएं जो कहानीकार पत्रिका भी आती थी, कहानी भी आती थी, उन सब में छपी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1975 में इसको धर्मयुग में बैठे ठाले को हमने पहले पढ़ना शुरू किया। 75 में मैं परसाई से मिला, उनकी टांग टूटी थी, मैं नारोजी नगर में रहते थे हम लोग, वो सफदरजंग में भर्ती थे। उनसे मिलने में बहुत परिवर्तन हुआ। इधर मैं साहित्य में जब मैंने कबीर को पढ़ा तो मुझे कबीर ज्यादा पसंद आने लगे, और कबीर की जो साखी हैं, जिस तरह से दोहों में बात करते हैं, तो मुझे मेरे अंदर हो सकता है कि मतलब उससे, जैसे हमारे माँ बाप ने ये दिया कि सत्य की बात करो, असत्य का विरोध करो, निर्भीकता जो हमें सिखाई, माँ ने हमें यही सिखाया कि जो बात है अगर सही है तो उसको बोलो, डरो मत। पर मेरे हमारे पिताजी भी कहते थे कटु सत्य नहीं, मतलब ऐसा सत्य मत बोलो। तो खैर वो चीजें हमारे यहाँ रही थी। तो धीरे धीरे हम क्या था कि, और नरेंद्र कोहली भी उन दिनों व्यंग्य बहुत लिख रहे थे, तो व्यंग्य के प्रति, और दूसरा क्या है कि व्यंग्य के पाठक बहुत हैं, और बैठे ठाले और ये सारी चीजों में जब छप रहा था, तो फिर धीरे धीरे परसाई से मिलने के बाद व्यंग्य की तरफ प्रकृति जाने लगी और व्यंग्य लेखन की तरफ मैं गया, पर बीच में चीजें लिख रहा था। पर जब 2014 में मैंने 2004 में व्यंग्य यात्रा पत्रिका निकाली, तो फिर धीरे धीरे व्यंग्य का विमर्श, व्यंग्य की और चीजों को देखकर मैं एक तरह से अपने आप को समझ सकते हैं, मैं अपने आप को मान दो सीमित करता चला गया कि भाई मैं व्यंग्य पर सीमित। कुछ लोग कहते हैं कि इसका तो ओढ़ना और बिछोना दोनों ही व्यंग्य है। अभी रणविजय एक युवा रचनाकार है, उन्होंने कहीं संपादकीय में लिखा कि प्रेम जन्मेजय का ओढ़ना बिछोना व्यंग्य है, मतलब उस तरह से मान लिया गया। पर और पक्ष भी हैं, जैसे अभी आपने बताया कविता का भी पक्ष है। जैसे त्रिनिदाद में जब आपने बताया तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ के एक रवि जी करके, रवि महाराज, उनको सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके देश से जो लोग आते हैं यहाँ पर्यटन करते हैं और यहाँ आकर जो है वो लोग चले जाते हैं, हमारे देश के बारे में कुछ नहीं लिखते। अच्छा, फिर एक बार मैंने देखा, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के थे, उनका नाम था वासुदेव पांडे। हनुमान जयंती के समय पे उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब मानेंगे 50,000 लोग उनके साथ पाठ कर रहे थे और उनको कंठस्थ था। मुझे समझ आया कि यहाँ चालीसा, हनुमान चालीसा लोग जानते, तो मैंने वहाँ का अध्ययन किया, लाइब्रेरी में गया, रिचर्ड बर्टन की किताब पढ़ी, तो मैंने उनके वहाँ को जाना कि कैसे ये लोग आए होटल रजाक से, किस तरह से इन्होंने काम किया। तो मैंने उसको लेकर, क्योंकि वो लोग, अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो है बहुत गरीब हैं, आपको किसी जहाज में बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको अच्छी नौकरी और ये सब मिलेगा, पानी के जहाज में आप चलते चले जा रहे हैं और ला के एक ऐसी वीरान सी जगह में जहाँ पे आपको डाल दिया जाता है। उस समय तो आप सोच लीजिए कि लाइट वाइट तो होती नहीं थी, एक दिया सा टिमटिमा रहा, आप झोपड़ी में बैठे हुए हैं, अपनों से दूर हैं, और आपको वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए वहाँ पे भेज दिया गया आपको, और अब आप कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसी जिंदगी शुरू की, जो कुली के रूप में, उनको कुली कहा जाता था। तो कुली से वो धीरे धीरे कुलीन बने और उसी धरती को उन्होंने स्वर्णिम बनाया। तो ऐसे लोग जो कुली से कुलीन बने, उनके बारे में मैंने सोचा, तो फिर मैंने वहां पे जहाजी चालीसा लिखा।
और वो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, कविता में लिखा। तो वहाँ पे फिर वो रवि जी जो उन्होंने मदद की, उसका ट्रांसलेशन किया और उस जहाजी चालीसा की पहले पांडुलिपि का लोकार्पण वहाँ पे वासुदेव पांडे ने किया, उनका चित्र भी है मेरे पास। और फिर उसको उन्होंने छापा, 10,000 प्रतियां वहाँ पे बांटी। 15 लाख का देश है जिसमें से आधे ही लोग भारतीय मूल के हैं, उनको बांटा। फिर इंडिया अराइवल डे पे उसको गाया। तो ये वो क्या हुआ कि अब देखिए कथ्य ने, मतलब मांग ने और कथ्य ने मुझसे ये कराया, मेरे मन में नहीं था। तो ये जो है चीज कविता है, या ऐसे ही जो बाल साहित्य है, मैं शुरू में लिखा जब मेरा बड़ा वाला बेटा उज्जवल जो है छोटा था, तो कहता है कहानी सुना, और मुझे वो कहानी नहीं सुननी राजा रानी वाली, वो दादी बहुत सुनाती है। हाँ, मतलब मेरी माता जी थी, वो कहती वो बहुत सुनाती है, तो आप जो है मुझे वो कहानी सुनाओ। तो फिर मैंने कहानियां लिखनी शुरू की बच्चों के लिए। एक पीशू भालू करके चरित्र बनाया, पहली कहानी भेजी तो वहाँ पे धर्मयुग में तो वो छप गई वहाँ पे। तो उसकी सीरीज में मैंने कहानियां लिखी, शहद की चोरी, जिसमें पीशू भालू का एक चरित्र जो मैंने लिया, वो एक ऐसी भालू का चरित्र है जो श्रमजीवी है, अपने श्रम पे काम करता है, शहद इकट्ठा करता है, पर साथ में ही एक दूसरा जो है लोमड़ी है, वो देखती है, और वो क्या करता है, शहद एक ड्रम में इकट्ठा करता है, और वो लोमड़ी वहां से पाइप लगा के जो है उसको अपने घर में ले जाती है, उसको पीती है आराम से। तो इस तरह की कहानियां थी। जंगल में कार, शेर का शिकार, तो उस तरह से लिखनी शुरू की। फिर मैंने अगर ऐसा होता, मतलब जैसे हम लोग बच्चे कहते हैं कि एकदम ऐसे, उससे मैंने कहा दूध घी की नदियां बहती थी। कहता अच्छा पापा एक बात बताओ, दूध घी की नदियां बहती तो क्या होता, कैसा कीचड़ होता, घी का कीचड़ हो जाता। तो फिर मैंने उस तरह की लिखी कि अगर ऐसा होता, अगर पैसे पेड़ों पे लगते तो क्या होता, अगर अपने अपने बादल होते तो क्या। ये फैंटेसी थी। फिर ऐसे एक नल्लू राम का कुत्ता उन्होंने पाला था, तो वो कैरेक्टर था, तो उसके लेके मैंने बाल उपन्यास लिखा नल्लू राम। फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया इन चीज़ों को। तो बाल साहित्य जो है वहीं तक 3 तक रहा। पर दिव्यक रमेश जो है उसके बड़े प्रशंसक, अभी एक विशेषांक निकला, उसमें उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की है। दिव्यक रमेश आप जानते हैं बाल साहित्यकार, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है, और अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको रेखांकित किया उस चीज़ों को। तो ये बाल साहित्य भी लिखना वो हो गया। तो जब धीरे धीरे व्यंग तक ही मैं सीमित हो गया, जो अच्छा नहीं है। पर फिर नाटक का हुआ कि नाटक भी मैंने ये जो मेरा पहला नाटक जो था, जो छपा था सीता अपहरण के, अगर जब आपको लगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक लीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर। आप जानती हैं हम लोग, मैं लेक्चरर भी रहा हूँ, हम लोग 50 मिनट की क्लास बिना बोले चलती रहती थी हम लोग। सर आपको सुनना तो मेरे लिए सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। चलिए मैं इसको संक्षेप में नाटक का बता देता हूँ कि नाटक क्या था कि एक मेरा संग्रह आया था पुलिस, तो उसमें मैंने एक नाटक, मैंने व्यंग लिखा था सीता अपहरण केस। अच्छा, उससे पहले मैंने एक मेरी व्यंग रचना थी कविते तेरा क्या होगा, मतलब उसमें मैंने फैंटेसी थी कि भी ना समझ आने वाली कविता का क्या होगा। ये सारे के सारे कवि जो एक भिखारी हो जाएंगे, हर एक को कहेंगे बाबा एक कविता सुन ले। कोई जैसे होता है ना भिखारी, कोई गड्ढे में बैठा हुआ जा रहा है, उसकी पत्नी उसको ढकेल रही है, जोर जोर से चिल्ला, हे सोती तेरा भला हो, हे सोता तेरा भला हो, एक छोटी सी कविता सुन लो। तो इस तरह का हाल हो जाएगा। तो उसको शमसुल इस्लाम है, उन्होंने उसको अपने JNU में खेला था। फिर जब उनको ये मिला, ये पढ़ा, उन्होंने कहा ये तो नाटक बहुत बढ़िया बनेगा इसका। प्रेम जी, हुआ क्या कि हमारे कॉलेज में, मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पढ़ाया मैंने। हरीश जी आरंभ में हम लोग साथ ही थे वहाँ पे, और वो बड़े लंबे किस्से, हरीश नवल में और रमेश उपाध्याय हम साथ थे, और बहुत सारे हमने कार्यक्रम भी किए। हरीश जी बाद में हिंदू कॉलेज चले गए। पर वहाँ पे हमारे कॉलेज में एक बात तय किया गया कि हम बाहर से DJ वगैरह नहीं लाएंगे, सारे कार्यक्रम बच्चे करेंगे या टीचर्स करें। तो हमारे लिए चुनौती थी कि हम नाटक करें। तो तब हम लोग, मैंने इसको आधे घंटे के नाटक के रूप में परिवर्तित किया, और इसकी थीम थी कि सीता जी का अपहरण हो गया, तो राम लक्ष्मण क्यों पेड़ों से पौधों से पूछते रहे कि सीता, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो अब व्यंगकार ने सोचा, मैंने मिथक का प्रयोग किया वहां पर, मतलब कोई किसी का इस तरह से नहीं किया कि किसी का अपमान हो। तो उन्होंने सोचा व्यंगकार ने कि क्या वहां पंचवटी थाना नहीं था, तो राम लक्ष्मण पंचवटी थाने क्यों नहीं गए, वहां जाके पुलिस में क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भैया ढूंढ लीजिए हमारी सीता जो है। तो उसमें वो क्या, वो जो थानेदार है वो पहले दिखाया, वो स्वप्न लेता है कि राम लक्ष्मण और सीता उसके, राम लक्ष्मण उसके पास थाने में आए हैं
और सीता जी की खोज के लिए उससे आग्रह कर रहे हैं। और थाने का जो होता है, आपको चरित्र मालूम है, तो उनको आखिर में लगता है, वो थानेदार को मारते हैं और लगता है कि हम खुद ढूंढें, तो आखिर में वो कहता है थानेदार मर गया पर थाना वही है। वो वाला थाना, पंचवटी वाला थाना, आज भी वही है। आज भी उसी तरह से अपहरण होते हैं। आज भी बयान लेने के नाम पर जिस जिस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, थाने में लेकर उसके साथ जो बयान कहता है थानेदार लेना चाहता हूं, वो क्या उसके साथ कुकर्म करता है सब जानते हैं। तो ये नाटक हमने कॉलेज में किया, तो कॉलेज में जब सबने देखा कि ये हमारे यहाँ जो लक्ष्मण था बहुत लंबा, और वो जो है हमारे उसमें थे कुलदीप आहूजा, वो थे क्या कहते हैं इसमें ऑफिस मैनेजमेंट के, और राम जो है हमारे बने थे इसके बुक पब्लिशिंग के पढ़ाते थे। तो वो जब ऐसे आए तो एकदम ठाका गुज गया, दोनों का सीते। तो वो नाटक खैर आधे घंटे तक उस तरह चला। फिर मेरे ध्यान में आया तो मैंने उसको लंबा किया, और उसको जो है उन्होंने सूत्रधार एक संस्था है, ये संस्था है हैदराबाद की, उन्होंने कम से कम उसके 17-18 टिकेटेड शो किए, हमें भी बुलाया वहाँ पर। और ना केवल हैदराबाद में, उन्होंने बेंगलोर में भी किए, उन्होंने अहमदाबाद में भी किए। इसी तरह से इसके शो जो है भोपाल में भारत भवन में भी हुए, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने किए, कानपुर में किए। तो वो नाटक काफ़ी रूप से उस तरह से चला। फिर एक सोते रहो नाटक लिखा मैंने, वो भी मेरी एक व्यंग रचना का है। फिर अभी जो है ये वो भी कई जगह खेला गया। अभी एक जो नाटक आया है जिसपे बहुत अच्छी समीक्षा विभा रानी ने भी लिखी है, रणविजय ने भी लिखी है, क्यों चुप तेरी महफिल में। मतलब ये आजकल के जीवन को लेके कि जो हमारे यहाँ पर डायलॉग समाप्त हो गया परिवार में, ईयरफोन लगा हुआ है, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, संवादहीनता उसको लेकर के है कि जहाँ पर पति पत्नी में भी व्हाट्सएप पे बात होती है। मैं तो कहता हूँ कि भरे भवन में करत है नैनन सो बात नहीं है, अब भरे भवन में करत है व्हाट्सएप सो बात। तो वो संवाद, उस संवादहीनता को लेकर है। तो ये नाटक की दृष्टि से था, वो उसकी तरह से था। आलोचना तो अपने पैरों खुद कुल्हाड़ी मारी है मैंने कि मैं लोगों को कहता रहा कि व्यंग का विमर्श हो। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर रेणु जी व्यंग लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, पर कैसा लिखा जा रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं करता है, कोई नहीं बताता। आप ये देखिए कि शरद जोशी जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने इतनी रचनाएं लिखी हैं, एक आदर्श हैं, उन पर एक किताब शशि मिश्र की जो मिलती है, जो उन्होंने शायद थीसिस के रूप में लिखी थी, उन पर कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। विश्वविद्यालयों में कुछ हो सकता है शोध, तो इस आधार पर मैंने व्यंग यात्रा के 2 अंक उन पर निकाले। ऐसे रविन्द्रनाथ त्यागी पे कोई आलोचनात्मक किताब आपको नहीं मिलेगी, तो उन पे निकाली। श्रीलाल जी पे मिल जाती हैं। मैंने व्यंग यात्रा के 4 विशेषांक और भी निकाले थे, परसाई पे, शरद जोशी पे, रविन्द्रनाथ त्यागी पे, फिर वो पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुए। तो मुझे लगा कि व्यंग कैसा, क्योंकि है क्या कि व्यंग में क्या हो गया, मैंने एक जगह अभी जनसत्ता में लिखा तो मेरे युवा मित्र बहुत नाराज हो गए। मैंने कहा व्यंग में स्थिति ये हो गई है कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। मतलब सब रानी बने, राजा बने हुए, तो सबको जो है, कोई ये नहीं है कि भैया मैं कोई थोड़ी श्रमिक बन जाऊं। और मैंने उसमें लिखा था कि आज तो जो चूजा भी है, व्यंग में का चूजा भी जो है, जो अंडे से निकलने से पहले पूछता है कि भैया मेरा ठीक से मूल्यांकन करोगे तो मैं बाहर आऊं, नहीं तो नहीं आऊंगा मैं बाहर। तो ये व्यंग की जो एक तरह से सीमित हम करते चले जा रहे हैं। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आप देखेंगे कि व्यंग के में आलोचना से लोग घबराते हैं। आप थोड़ी सी आलोचना कर दें तो लोग ये कहने लगते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, अब वो भी नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि हमारे यहाँ व्यंग में चिंतन गायब होता चला जा रहा है। फटाफट रचनाओं का इंस्टेंट लिटरेचर आ रहा है एक तरह का, मतलब चिंतन नहीं है उसमें, कोई दिशा अगर आप सोचें, कोई चीज सोचें कि उस तरह से आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो इन सारी चीजों को लेकर ही मैंने इसको व्यंग यात्रा को आरंभ किया था। और 17 वर्ष मतलब 2014 में मैंने बताया, वो परसाई के जन्मदिन पर उस पर आरंभ किया था। क्योंकि उस समय मैंने ऐसा किया था, कुछ लोगों से बात की थी, फिर मैंने सोचा कि एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है ना कि जोदी तोरे दायक सुने कोई ना, ऐसे तब एकला चलो रे, वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कि मजनू ने भी कहा था मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल वगैरह। और सारी साहित्यिक पत्रिकाएं ऐसे ही आरंभ होती हैं। पर मेरे साथ लोग थे, मेरे साथ जो है हमारे समय के जितने मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, हरीश जी थे,
ज्ञान चतुर्वेदी और इसी तरह से दिव्य रमेश, इन सबसे बातचीत करके मैं क्यों, और मैंने आरंभ में सिर्फ मैंने कहा था मैं 5 अंक निकालूंगा, क्योंकि जब आप संपादक बनते हैं तो आपका लेखन बैक सीट पे चला जाता है, बहुत काम करना पड़ता है। कोई मुझसे ये कह रहा था कि तुम उपन्यास क्यों नहीं लिखते, व्यंग्य उपन्यास, तो मैंने कहा भैया तुम व्यंग्य यात्रा क्यों नहीं निकालते। भाई पत्रिका निकालना भी एक अलग तरह का काम है, और आपको तो 1 अंक में इतना श्रम करना पड़ता है, और हमारी पत्रिका जो है वो 120-22 पेज से कम नहीं होती है। और मुझे इसमें एक ये अच्छा लग रहा है, आपको बताऊं, कि इसके माध्यम से कम वो व्यंग जिसको हम ये कहते थे, ज्यादातर आप देखेंगे लोग गंभीर साहित्य नहीं मानते हैं इसको ये मानकर चलते हैं हंसने की वजह, मजाकिया चीज है, कैरिकेचर कर दिया, गंभीरता से नहीं लिया, अच्छा आपने बड़ा मजाक किया, बड़ा अच्छा किया, जबकि व्यंग से ज्यादा गंभीर वस्तु कुछ नहीं है। व्यंग का प्रभाव ऐसा है, आप जानती हैं, प्रभाव उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि महाभारत तक हो जाता है। जब दुर्योधन को द्रौपदी कहती है धृतराष्ट्र पुत्र, वो उसके यहाँ चुपता है, और यहाँ चुपता है तो वो निकलता नहीं है, वो महाभारत करवाता है। और यही व्यंग जो है राजा जयसिंह को बदल देता है। राजा जयसिंह जो बिहारी जिनके दरबार में थे और जो नई रानी के मुंह में पड़ गए थे, और उनको कोई नहीं कह सकता था कि राजा अपने राज का सवाल, तब बिहारी ने दोहा पड़ा था, नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। उनको समझ आ गया, वो परिवर्तन भी करता है। तो व्यंग का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो आपको परिवर्तन दे, अच्छा। और मैं ये मानता हूं कि हर व्यंग्यकार के मन में एक कवि होना ही चाहिए, कवि मन होना चाहिए, तभी वो कारुणिक होगा। अन्यथा व्यंग्य गाली होता चला जाता है। जब आप दूसरे पर प्रहार करते हैं तो कई बार आप अपशब्द में आ जाते हैं, कई बार तो आप सोचते नहीं है कि, और दूसरा क्या होता है कि वंचितों पे, मैं कई बार कह चुका हूं इस चीज के, वंचित पे कभी व्यंग्य नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ यही हुआ है कि नारी भी वंचित है, जो गरीब आदमी उसके लिए कहता है अरे यार वो भी तो, गरीब आदमी भी तो रिश्वत लेता है। तो मैं मेरा उनसे कहना ये होता है कि गरीब अगर मान लो रिक्शे वाला आपसे बेईमानी करता है 10 रुपए की, तो वो अपनी आजीविका के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। और अमीर आदमी जब करता है तो वो अपनी अय्याशी के लिए करता है, वो और पैसा जो बनाता है वो अय्याशी के लिए करता है। तो ये हमें करना चाहिए कि हम ये बाकायदा चलें। और व्यंग्य यात्रा का लक्ष्य यही रहा कि हम व्यंग्य में चिंतन, व्यंग्य में विमर्श, और मुझे अच्छा लगता है कि इसके कारण व्यंग्य साहित्य की पंक्ति में बैठा। अब आप देखिए, मैं मतलब थोड़ा सा अपनी प्रशंसात्मक प्रशंसा कर लूँ कि अभी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, आप जानती हैं, ये मुंबई की संस्था है, और जो गांधी जी ने जिसकी स्थापना की थी, तो अभी पिछले वर्ष उन्होंने एक पत्रिकाओं की, साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार के लिए उन्होंने कहा था। अब उसमें इस वर्ष पुरस्कार दिया गया, और आप देखिए फरवरी में मिला था, और राजभवन में आयोजित पुरस्कार हुआ था, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल उन्होंने दिया था। उसमें पहला पुरस्कार जो है वो ज्ञानोदय को मिला था, नया ज्ञानोदय को, दूसरा पुरस्कार मिला था व्यंग्य यात्रा को, और तीसरा मिला था हंस को। तो मैंने कहा कि ये अच्छा लगता है कि साहित्य की पंक्ति में बैठा है वो, मतलब इन लोगों की पत्रिकाओं के साथ चल रहा है। मतलब वो अहंकार उस तरह की नहीं कि हमें ये पुरस्कार मिल गया या वो हो गया, पर एक तरह से कम उस जगत में ये आया कि व्यंग्य भी इस योग्य है। तो इसीलिए मुझे लगता है जब अब ब्रिजलाल, पंडित ब्रिजलाल द्विवेदी सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है साहित्यिक पत्रकारिता का, वो व्यंग्य यात्रा को मिला। इसी तरह से अगर आप देखें भोपाल में स्पंदन सम्मान, वो साहित्यिक पत्र, आज तक किसी व्यंग्य यात्रा, किसी व्यंग्य पत्रिका को नहीं मिली, वो व्यंग्य यात्रा को मिला। तो इससे ये लगता, और भी है, तो इससे मुझे लगता है कि कहीं एक प्रयत्न है कि व्यंग्य को साहित्य की पंडित में बिठाया। और मैं लगातार अपने दोस्तों से कहता हूं कि भैया व्यंग्यकार होने से आप अपना कॉलर मत खड़ा करें कि मैं व्यंग्यकार बन गया, मुझे पाठकों का प्रेम मिल रहा है। व्यंग्यकार सबसे पहले साहित्यकार है, उसके वही सामाजिक सरोकार हैं जो किसी साहित्यकार के हैं। आपके सामाजिक सरोकार कहीं अलग नहीं है, आपकी सिर्फ कहने की शैली अलग है, विधा अलग है। तो ये इस तरह से आपको करना है, और आप तभी साहित्य की, अगर अन्यथा तो हमने क्या है कि अपना एक कुआं बना लिया। आप देखते हैं कुएं में अंदर बेड़क टर करते रहते हैं, फुदकते रहते हैं,
एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहते हैं। तो अगर सही आप बात। व्यंग को कुआं बना लेंगे, परसाई ने, शरद जोशी ने बावड़ी बना के दी आपको कि आप उसमें चलें, उसमें तैरें रहें, पर हम धीरे धीरे अगर उसको कुआं बना लेंगे, वहीं सीमित हो जाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है हम व्यंग का भी करेंगे और अपना भी करेंगे। मुझे ये लगता है इस बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यंग्यकार को संवेदनशील हृदय वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जब बात कहते हैं तो उसको ध्यान में भी रखना है कि किसी के मन को आहत ना कर जाए हमारी कही बात। जैसा कि अभी बात हुई थी, हमने जब द्रौपदी ने बोला था तब कि धृतराष्ट्र का पुत्र, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के उनको बात को दिल पे लेके चले गए थे और महाभारत रच गई थी। लेकिन कई बार बहुत ही सही तरीके से बात को कहा जाता है व्यंग्य के तौर पर, तो वो जिंदगी को। अब से बात ये आती है कि व्यंग, हास्य, तान, ये तीन शब्द बराबर में चलते हैं। क्या व्यंग कर दिया, क्या ताना मार दिया, और कई बार हंसी में, अरे आपने तो हास्य को लेकर के ये बात कह दी कि मेरे दिल में चुभ गई। तो सर ये व्यंग, हास्य, ताना, ये क्या तीनों चीजें एक ही हैं या इनमें क्या अंतर है? मैं अपनी बात वहां से शुरू करूंगा, तब आपको समझ आएगा व्यंग्य का लक्ष्य क्या है। बहुत पुराना आपने सुना होगा कि जब मुकाबिल हो तोप तो अखबार निकालिए। मैं कहता हूं जब मुकाबिल हो तोप तो व्यंग्य लिखिए। तो व्यंग्य किससे मुकाबला करेगा? तोप से। कब करेगा? जब उसमें प्रहारक शक्ति होगी उससे अधिक। व्यंग्य एक हथियार के रूप में आप प्रयोग करेंगे तब। दूसरा आपने जो वो कहा तीन चीजों का कि व्यंग्य है, हास्य है और तंज है, ये आप जो बात कर रही है रचना नहीं है। ये रचना जब व्यंग्य रचना के रूप में आती है या हास्य रचना के रूप में आती है, तब उसका चरित्र अलग होता है। अगर आप ये एकमात्र टिप्पणी है, मान लीजिए किसी ने एक टिप्पणी की तो उसमें कर देते हैं कि अरे ये बड़ा व्यंग्य कर रहा है इस समय, पर व्यंग्य रचना नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने मतलब इस चीज पर काफी बात भी कही है, लोगों को पसंद भी आई, कि व्यंग्य रचना, रचना में व्यंग्य और व्यंग्यात्मक टिप्पणी, ये तीनों में बहुत अंतर है। व्यंग्य रचना वो है जिसका धर्म जो है, जिसमें मूल चेतना जो हो व्यंग्य है, जिसका शिल्प व्यंग्य है, जो अन्यार्थ की बात करता है, जो जिसमें क्षेपक आते हैं। व्यंग्य का कोई अपना कथा विधान नहीं होता है। व्यंग्य अगर आप सबने पढ़ा होगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राग दरबारी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं वो सड़क से शुरू होता है, ट्रक से शुरू होता है, ट्रक बलात्कार कर रहा है, फिर कहीं चला जाता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पे कथा बिंब है, बिंबों की श्रृंखला है और क्षेपक है, मतलब कहीं भी लेखक बीच में आ जाएगा। जबकि कथा में ऐसा नहीं होता, क्षेपक नहीं होते हैं उसमें। तो व्यंग्य का अलग शिल्प है, व्यंग्य का विधान अलग है। व्यंग्य, इसको उन्होंने कहा था, क्या कहते हैं, नित्यानंद तिवारी ने, कि व्यंग्य का बंधान अलग है। तो व्यंग्य रचना का, अब रचना में व्यंग्य क्या है कि जैसे आप कहते हैं कि भाई प्रेमचंद की कहानियों में भी व्यंग्य है। उनकी कहानियों में व्यंग्य नहीं है, उनकी कहानियों में व्यंग्य आता है, व्यंग्य रचना नहीं है वो, उसको आप व्यंग्य रचना के उसमें नहीं कह सकते। इसी तरह से हमारे जो अखबारों में 250-300 शब्दों की जो चीजें आती हैं, और ये तथाकथित लोग आज प्रयोग कर रहे हैं, कोई वन लाइनर उस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग हैं, पर ये व्यंग्य रचना नहीं है। इसको आप व्यंग्य रचना नहीं कह सकते हैं। व्यंग्य रचना एक मुकम्मल रचना होती है जो रचना का सुख दे आपको। तो इसी तरह से अब दूसरा क्या है, व्यंग्य और हास्य का आपने प्रयोग किया, और लोग तो मुझे हास्य द्रोही भी कहते हैं। मेरा मानना यह है कि व्यंग्य जो है, व्यंग्य की हंसी और हास्य में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर फिर वहीं से समझ आएगा आपको, जब मैं आपको वहां ले जा रहा हूं द्रौपदी के समय में। द्रौपदी जब उसको कहती है धृतराष्ट्र पुत्र, और उसके बाद हंसती है, वो हंसी कहीं निर्मल सुख देने वाली नहीं है। वो हंसी एज ए कैटलिस्ट काम करती है, उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। वो उस धार को, भाई आपने एक आदमी गिर गया, वो इधर उधर देखता है, या किसी ने देखा नहीं तो खड़ा हो जाता है, पर आपने क्या किया, गिर गया तू तो, और फिर हंस पड़ते हैं। वो हंसी जो उसको ज्यादा चुभती है फिर। तो ये हंसी, व्यंग्य की हंसी, अगर व्यंग्य में व्यंग्य की हंसी आती है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा
जो हाथ से है, मेरा मानना ये है कि हाथ से जो है उसको, व्यंग को हास्य की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यंग की रचना को थोड़ा सा रचनात्मक बना, थोड़ा सा पठनीय बनाने के लिए हमें हास्य का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कबीर ने कहीं हास्य का प्रयोग नहीं किया। क्या अगर वो कहते हैं उस तरह से कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए ताचड़ी मुल्ला बांग, हम हंसते तो नहीं है। तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और द्वार से, हम हंसते तो नहीं है। और वो व्यंग है। परसाई की रचना आप अकाल उत्सव पढ़ लीजिए, उसमें कहीं आपको हंसी, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो व्यंग जो है, अगर हाथ से आपकी व्यंग की ताकत को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक रूप में आ रहा है, कैटलिस्ट के रूप में आ रहा है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। पर अगर आप इस उद्देश्य से लेके आ रहे हैं कि रचना पठनीय हो जाती है, तो मेरे ख्याल में ये आप व्यंग्यकार के दायित्व से, क्योंकि व्यंग्यकार का दायित्व किसी का भी, मतलब व्यंग्यकार में साहित्यकार का दायित्व सबका मानता हूँ, सबका अलग अलग तरीका है। हम अपने अपने माँ बाप हैं, हम सबका तरीका अलग है। कोई पीट के बच्चों को समझाता है, कोई प्यार से समझाते देता है, कोई दृष्टांत से समझाते है, कुछ के अलग अलग तरह से। तो ऐसे ही व्यंग्यकार साहित्यकार अलग अलग तरह से। पर हर साहित्यकार, जैसे मैंने कहा, व्यंग्यकार एक साहित्यकार है और उसका उद्देश्य वही होना चाहिए। इस मामले में मुझे कामू का जो उनका प्लेग, और आजकल मैंने फिर दोबारा पढ़ा जब ये कोरोना काल हुआ, और मैंने देखा किस तरह से उन्होंने बारीकी से उन सारी चीज़ों का वर्णन किया। उसमें उड़ान विलेज जो है आज सारा वहीं दिखाई देता है, किस तरह क्वारंटाइन, किस तरह से लोग पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी। पर उन्होंने एक बात जो उसमें कही कि हमें ये पता लगता है कि जिंदगी बदसूरत से ज़्यादा खूबसूरत भी है। मतलब हमारी जीवन की खूबसूरतियां, मैंने अभी जैसे आपको बताया था, इसी तरह से वो कामू कहते हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग। तो पर्पस ऑफ राइटर जो है वो क्या है कि ये जो नष्ट होती मनुष्य सभ्यता है, मनुष्य सभ्यता जो स्वयं को नष्ट कर रही है, मनुष्य सभ्यता नष्ट होती नहीं, मनुष्य सभ्यता जो स्वयं को नष्ट कर रही है। अब आप देखिए, हम स्वयं को नष्ट कर रहे हैं, हम किस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम ये सारे हम लोगों के जो चीजें आ रही हैं, ये हमारा दोष है। तो लेखक का उद्देश्य जो मनुष्य सभ्यता स्वयं को नष्ट कर रही है उसको होने से बचाना है। और ये महत्व उद्देश्य लेकर जब आप जाएंगे तो फिर आप रचना लिखेंगे, फिर एक मानव समाज से जुड़ेंगे, फिर आप मानव सामाजिक मूल्यों से जुड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि कोरोना काल जो है उसने किस तरह से मानवीय सभ्यता, जीवन मूल्यों और मानव जीवन की बलि ले रहा है। मतलब मानव जीवन के तो ले ही रहा है, पर हमारे जीवन मूल्यों की, हमारे मानव समाजों की ले रहा है। ये इस तरह से जो हमारे सामने आया, तो ये 1.25 साल से हम इन चीजों को देख रहे हैं। तो हमें इस रूप में अगर व्यंग्यकार को देखेंगे, नहीं कि कोरोना पे आप टिप्पणी लिख दें, तब हमें समझ आता है। तो इसीलिए मैंने जब कहा कि व्यंग्यकार के अंदर एक कवि मन हो, जो करुणा जिनके मन में आए, जो देख सके कि किसके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, कौन किस तरह से इस चीजों को भुगत रहा है, वो भी देखे। तो ये इस रूप में जो है मैं लेता हूँ। तो मेरा मानना ये कि व्यंग्यकार का भी उद्देश्य, जैसे अभी मैंने बताया, अपने समय को लेकर वही होना चाहिए। और मैं व्यंग में को, हास्य को व्यंग की बैसाखी के रूप में स्वीकार करने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। बिल्कुल। सर, अब बात ये आती है कि आप इतने समय से व्यंग लिख रहे हैं और आपने जैसे हरिशंकर परसाई जी का भी आपने जिक्र किया, शिलाल शुक्ल जी का भी जिक्र किया, हम लोग ने पढ़ा भी है। सर, क्या कारण है जो पहले व्यंग लिखा जाता था उसकी जो धार होती थी, वो धार अभी के व्यंग में कहाँ खो? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये हम लोगों की क्या होता है कि अतीत से कूड़ा हर युग में होता है, आपको बताऊं, और वो छनता है और छन के हमारे सामने आता है। अब मैं कबीर के प्रशंसा कर रहा हूँ, आपके कबीर के कई दोहे आपको बहुत ही बेकार लगेंगे। हम बड़े नॉस्टैल्जिक होके कहते हैं, अरे पुरानी फिल्में, पुराने गाने, ऐसे कुछ गाने पुरानी ऐसी फिल्में हैं कि जिनको आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसी तरह से क्या है कि एक नई जमीन पे काम किया परसाई ने, शरद जोशी ने, इन लोगों ने। और इन लोगों ने अपने, क्या है कि इनका जो समय था, अगर आप परसाई का समय देखें, मैंने परसाई का त्रिकाल करके लिखा है। परसाई का समय कहाँ से शुरू होता है? हमारे आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय का परसाई वहाँ से शुरू करते हैं लिखना। और वो समय कैसा? मोह भंग का समय। वो समय कैसा है कि जब हमें आज़ादी मिली और हमें सब बाकी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। परसाई उस चीज को देख रहे हैं। फिर परसाई का अपना दृष्टिकोण, पहले वो समाजवादी थे,
अगर आप देखें उसमें उनके समाजवादी दृष्टिकोण के साथ लेके चले तो उसमें क्या है कि व्यंग जो है या कोई भी रचना जो होती है, जैसे एक उदाहरण मैं पहले देता हूं और कई बार वो हुआ भी है, कमलेश्वर को लेके मैं देता हूं। आप मानेंगे कि कमलेश्वर ने व्यंग संकलन, कमलेश्वर का व्यंग संकलन है। 1962 में उन्होंने एक व्यंग संकलन लिखा, उसका नाम था जिंदा मुर्दे। और वो संकलन जो है वो क्यों आया, कमलेश्वर ने उसकी भूमिका लिखी है और उसमें जो है वो ये कहते हैं कि मैं जब 1970 में, हाँ 1970 में था ये प्रकाशित हुआ था। वो एक कमलेश्वर कहते हैं कि वो जब कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद छोड़ के दिल्ली आया तो दिल्ली आते ही एक रचनात्मक शून्य में फंस गया। क्यों? इलाहाबाद अलग, दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक चीजें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि तब मुझे लगा कि उस समय की लिखी हुई कहानियां जो हैं उनका मुझे मेरे काम, उसकी जो भाषा जो मैं लिख रहा था, उसकी जो गति है वो मेरे काम नहीं आ रही, वो फॉर्म मेरे काम नहीं आ रही है। अपनी राजा निर्बंसिया जैसी रचना के बारे में भी बोल रहे हैं और उनको लगा कि सच्चाइयां इतनी उलझी हुई हैं कि उनका मुझे छोर समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में व्यक्ति की जो दृष्टि है वो विडंबनाओं पर टिकती है और मुझे लगा कि अपने परिवेश को, अपने समय को समझने की प्राथमिक दृष्टि व्यंग हो सकती है, ये कमलेश्वर ने कहा। तो वो समय ऐसा है, वो समय ऐसा है जो व्यंग की तरफ। आप देखिए कई लोगों ने उस समय जो है, लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, परसाई के अलावा भी बहुत सारे लोग, आप मानेंगे नहीं। मैंने जो हिंदी हास्य व्यंग संकलन शीलाल जी के साथ किया, एक 20वीं शताब्दी उत्कृष्ट साहित्य किया, उसमें नामवर सिंह की व्यंग की रचना है, धर्मवीर भारती की व्यंग रचना है। तो व्यंग जो है वो आपको समय विवश, एक विवशता जन्य हथियार है, मैं इसको ये बोलता हूँ। जब आप विवशता से कोई चीज आती है आपके मन में, विवश होते हैं, द्रौपदी ने विवश होकर किया, सब विवश होकर व्यंग करते हैं जब विडंबनाओं को देखते हैं। तो विवशता जन्य अधिकार है, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि व्यंग के माध्यम से मैंने अपने छोर सुलझाए थे। तो यही विवशता परसाई उसके समय की थी। और आज की जो समय आप बात कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगा लोगों से कि आज ये विवशता जन्य हथियार नहीं है, एक फैशन का हथियार है कि लोग व्यंग लिख रहे हैं, व्यंग में बड़ी जल्दी चर्चित हो जाते हैं, प्रकाशक भी बिना पैसे लिए संकलन छाप देता है, इसके पाठक बहुत हैं। और आप मानेंगे वो पाठक किसने दिए हैं? वो परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और शीलाल शुक्ल ने हमें दिए। उन्होंने अपने कॉलम के माध्यम से वो पाठक दिए और हमें बहुत, हमारी जिम्मेवारी है कि वो पाठक हमसे छीने नहीं। हमें बाकायदा जो है उस तरह से जाना है कि उसको लगे कि मैं कुछ तत्व लेके जा रहा हूँ, उसको लगे कि वे, अब वो तुलना करना तो बहुत अलग तरह का है। अब हम परसाई की तुलना जो है कबीर से मैं नहीं कर सकता, मैं शरद जोशी की तुलना कबीर से नहीं कर सकता, वो अलग है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। परसाई अपने हिसाब से लिख रहे थे, अपने समय में उनको उनका श्रेष्ठ आया। और क्षमा करें, मैं ये भी कहूँगा, कई बार होता है कि लेखक को श्रेष्ठ बनाने में उनके संगठन की भूमिका भी बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीजें। अब आप देखिए शीलाल शुक्ल को अलग तरह से उनको सब तरह के पुरस्कार मिले, शरद जोशी को कोई पुरस्कार उस तरह से नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, साहित्य अकादमी उनको नहीं मिला। तो अलग, इसमें अलग अलग भूमिकाएं भी होती हैं, पर निश्चित रूप से ये लोग थे जिन्होंने हमें व्यंग के आदर्श, व्यंग लेखन का आदर्श दिया। पर मैंने आरंभ में भी कहा, आपसे भी कह रहा हूं, पर हर लेखक को ये चाहिए कि व्यंग का जो राजमार्ग तैयार हुआ है, ये व्यंग का राजमार्ग है जो परसाई, हमें व्यंग के राजमार्ग पर नहीं चलना। मैंने अपने लिए ये किया, मैंने देखा ये राजमार्ग, अगर मैं राजमार्ग में चलूंगा तो बहुत सारी भीड़ जा रही है और मैं छाया के रूप में वहां चल रहा हूं। मैं उस राजमार्ग से नीचे निकला, अपनी कुदाल थामी, अपनी छींचवी पगडंडियां बनाई। वो पगडंडी चाहे व्यंग यात्रा की हो, पगडंडी चाहे मेरे लेखन की हो, चाहे अपने समय को समझ के उसको लेखन की हो सकता है मैंने खराब भी लिखा, पर जब तक आप अपनी पगडंडी नहीं बनाएंगे, जब तक आप राजमार्ग पे, तो आपको फुहारे भी मिलेंगे, बहुत सारे आइसक्रीम खिलाने वाले भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे पगडंडी जब बनाएंगे तो वहाँ सांप बिच्छुओं का डर रहेगा कि भैया ये ना काट ले। पर वो चुनौतियां आपको स्वीकार है। जब तक आप चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, व्यंग्यकार तो क्या, आप अच्छे लेखक नहीं हो सकते। दूसरा जो मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि व्यंग्यकार ज्यादातर हम क्या करते हैं, अब अगर आप एक पर्यटक के रूप में मान लीजिए गोवा चली जाती हैं तो आप कहते हैं अरे वाह समुद्र देखा मैंने। कैसे देखा? आपने बोटिंग की,
बनाना बोट की, इधर किया, थोड़ा सा नहाया। हम तो समुद्र देख के आए, बड़ा बढ़िया है। पर क्या आपने समुद्र देखा? समुद्र वो देखता है जो स्कूबा डाइविंग करता है। अब जब आप स्कूबा डाइविंग, अदरवाइज तो आपको क्या है, लहरें दिखाई दे रही हैं, अटखेलियां दिखाई दे रही हैं समुद्र की। पर जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तब पता चलता है कि अंदर कितने रतन छुपे हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, क्या कोरल्स हैं। ऐसे ही जब रचना लिखते समय, जब साहित्यकार चाहे व्यंग्यकार, जब तक वो स्कूबा डाइविंग नहीं करेगा, वो स्कूबा डाइविंग चिंतन से आएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है स्कूबा डाइविंग डाइविंग करने के लिए। स्कूबा डाइविंग अगर आप करते हैं तब आप रचना का तत्व ग्रहण कर सकते हैं, तब आप सही रचना, सार्थक रचना लिख सकते हैं, तब वो एक साहित्यकार के रूप में आप रचना लिख सकते हैं, तब आप अपनी पगडंडी का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा अनुकरण ही अनुकरण है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अपनी पगडंडी बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पगडंडी पर चुनौतियां आती हैं, और सर स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि अगर जिस मंजिल पर आप चल रहे हैं, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो रास्ता आपने चुना है, अगर वो रास्ते में परेशानियां नहीं है, चुनौतियां नहीं है, तो यकीन मानिए आपका चुना हुआ रास्ता गलत है, क्योंकि बहुत उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया, ज्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपने और बिल्कुल सही अगर कहा है। आज चुनौती स्वीकार करेंगे तभी तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा। अन्यथा तो बिल्कुल दूसरा चुनौती स्वीकार कर रहा है तो आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो अनुगामी हैं आप उस तरह से। जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो निश्चित तौर पर अपने लिए रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। तो ये कहते हैं ना सर कि सीढ़ियां तो उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, मेरी नजर तो आसमां पर है, तो मुझे तो रास्ता अपना खुद का बनाना है, क्या तो वो बात है, बहुत क्या बात जरूरी है। तो ये अपना रास्ता बनाना। हम सर बातें जारी रखें, लेकिन उससे पहले मैं भी मैसेज देख रही थी। उसमें मैसेज में आपकी एक तीसरी प्रेमिका के बारे में सुनना चाहते हैं, आपसे उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो एक क्या चीज, मैसेज क्या था, तो चीज? मैं भी आवाज, तीसरी आवाज नहीं। प्रेमिका सर। सर तीसरी अच्छा, प्रेमिका, उसके तीसरी बारे में सर। प्रेमिका। तीसरी प्रेमिका क्या हुआ कि मैं बताऊं आपको कि नरेंद्र कोहली ने 5 एपिसोड उपन्यास लिखे, जी और वो एकमात्र उन्होंने ही लिखे, और किसी उन्होंने छठा एपिसोड उपन्यास भी नहीं लिखा। और वो बहुत मुझे आप कभी पढ़िएगा, आप पढ़ें तो। और उसके प्रशंसक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनका पत्र आया था जो मैंने भी पढ़ा था। उसने मुझे प्रभावित किया कि मैं एब्सर्ड कहानियां लिखूं। तो एब्सर्ड कहानियां मैंने, जैसे चिपके हुए पैर, तीसरी प्रेमिका, ये आरंभ की लिखी हुई कहानियां हैं, जिजीशा में छपी, पर्याय में छपी, ये कहानीकार में छपी थी तीसरी प्रेमिका। तो ये एक एब्सर्ड कहानी है। और उसी दिनों मैंने पिक्चर ऑफ गोरियन रे, वो उपन्यास पढ़ा था। उसमें भी वो चित्रकार है, पिक्चर बनाता है उस तरह से। तो उसमें ये कहानी कहीं मेरे वो थी, तो उसमें ये कहानी लिखी गई थी कि क्या है कि जो एक पति है वो घर में है, और वो थोड़ा सा अय्याश स्वभाव स्वभाव का है, और उसको लगता है कि पत्नी जो है वो ठीक है उससे, तो वो कोशिश करता है कि जब मेरी पत्नी बाहर जाए तो मैं अपनी दूसरी प्रेमिका को बुलाऊं। तो वो कहती है मैं मायके जा रही हूँ। तो वो उसको समझ आता है, तो क्या बड़ा खुश होता है कि अच्छा ऐसा ऐसा जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब चली जाती तो अपनी दूसरी प्रेमिका को फ़ोन करता है। तो उसको फ़ोन करता है तो कहती कि मेरे घर में तो मेरा परिवार ज़रा बुखार में लिपटा हुआ है, मैं तो आ नहीं सकती। वो बहुत उदास हो जाता है कि यार ये तो पत्नी को भी भेज दिया मैंने, वो आ नहीं सकती। तो ऐसे ही चला जाता है, घूमते मटर गश्ती करता है, वहाँ से पकौड़े लेके आता है। तो वो जो दुकानदार है उसको एक कैलेंडर दे देता है, तो पकौड़े लेके खाता है, वो कैलेंडर देखता है तो बड़ी खूबसूरत लड़की है उसमें, तो उसको कैलेंडर को टांग देता है। तो धीरे 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 जो है उसको देखता रहता है, उसकी खूबसूरती, फिर उसको लगने लगता है थोड़ा साइकिक होके कि भाई ये लड़की जैसे मेरी तरफ देख रही है, मुझे प्यार कर रही है, मुस्कुरा रही है। जैसे वो बाहर जाता है तो फड़फड़ होता है तो लगता है ये मुझे टोक रही है। तो वो तीसरी प्रेमिका के रूप में उसकी बनती चली जाती है। और अंततः क्या होता है कि जब इन सारी चीज़ों से होता है, एक परेशान सा हो जाता है कि मैं कहाँ उसमें फंस गया हूँ। तो उसके बाद वो अचानक, वो उससे पहले वो सारी खिड़की दरवाजे बंद करता है कि कोई मेरी प्रेमिका को ना देख ले, मतलब उस तरह से वो एब्सर्ड उसका हो जाता है। फिर उसके बाद अचानक जो है वो देखता है कि बाहर की दुनिया तो देखूं क्या है। जैसे ही वो खिड़की खोलता है तो अचानक बड़ी जोर से हवा आती है और वो कैलेंडर निकल के फट जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पिक्चर और डोरियन ग्रे में भी देखेंगे वो चित्र की हत्या होती है एक तरह से। वो पिक्चर और डोरियन ग्रे में वो अपना चित्र बना रहा होता है। तो वहां से ये आया था। फिर उसी तरह से चिपके पैर और सारी चीजें मैंने जो है एपिसोड उसके रूप में लिखी थी।
तो ये कहानियां मेरे बहुत थी। तो एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, ये प्रलेख प्रकाशन के आए, मिले, बैठे, बात करी, उनसे मैंने बताया उसको, अरे सर ये तो बड़ी अच्छी किताब है, तो आप मुझे इसको बना के दीजिए। तो मैंने उनको दी। तो अब कहानी में क्या दम है मुझे मालूम नहीं है, पर अभी हरीश पाठक ने उसके बारे में बहुत प्रशंसा की इस कहानी संग्रह को लेके, और एक पत्रिका में छपा भी। बहुत अच्छे कहानीकार हैं, आप जानते ही हैं, और वो पत्रकार भी हैं। और मजे की बात यह है कि इसका एक संस्करण तो एकदम आते ही बिक गया, तीसरी प्रेमिका का भी उसने बताया भी था पीछे। तो ये तीसरी प्रेमिका वस्तुतः वो है, एक चित्र है जिससे वो व्यक्ति प्रेम करने लगता है। एब्सर्ड कहानी है ये। सर, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने कविताएं भी लिखी हैं इसके अलावा, और जैसे छाछ चालीसा की जो बात आई थी तो वो भी पद्य में ही है। सर, थोड़ा सा कविता या छाछ चालीसा की जो लाइन है वो जरूर हम सभी सुनना चाहेंगे। नहीं, मैं एक वो रचना सुनाना चाहूंगा जो जी, एक पैरोडी की तरह है, और वो नागार्जुन को बहुत पसंद थी। और नागार्जुन को इसलिए पसंद थी क्योंकि वो नागार्जुन की कविता पे ही पैरोडी की थी मैंने। अच्छा, वो अगर आप देखें, अकाल पर उनकी कविता 4 दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कहानी कुतिया, है ना, तो वो धर्मयुग में छपी थी। और उसके बाद उनका पत्र भी आया था, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैं उसकी वो जो अकाल चर्चा है उसकी जो है वो आपको सुना देता हूँ, है ना। ये है जी, सुनिए। उसको, उस कविता को साथ में रखिएगा कि बहुत दिनों, ये इसको लेके संदर्भ समझिए आपातकाल का। पता नहीं आपने आपातकाल देखा नहीं देखा, हमारे देश में आपातकाल लगा था, आप जानते ही हैं, जिसमें 74 के करीब। तो उसको लेकर है कि किस तरह से आपातकाल में हम लोगों की हालत थी। बहुत दिनों तक जनता रोई, संसद रही उदास। बहुत दिनों तक जनता रोई, संसद रही उदास। बहुत दिनों तक पत्नी सोई, डरे पति के पास। बहुत दिनों तक लगी देश में जासूसों की गश्त। बहुत दिनों तक लेखकों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल की चर्चा वो करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब उसके बाद अकाल समाप्त होने के बाद कि दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, तो जब अकाल, जो आपातकाल समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुए देश के अंदर कई युगों के बाद। चुनाव हुए देश के अंदर कई युगों के बाद, फिर से पुरुष मर्द कहलाए कई युगों के बाद। घर घर में आजादी आई कई युगों के बाद। मुन्ने ने किलकारी मारी कई युगों के बाद। तो ये मैंने लिखी थी और मुझे अच्छी लगी थी पैरोडी। बाकी तो और भी हैं, जैसे अभी जब मन आता है, अभी जो कोरोना काल में जो मैंने बताया लाभ भी है, एक हड़बड़ी सिंह करके कविता लिखी। तो हमारी जिंदगी में हड़बड़ियां बहुत हैं। अगर आप देखिए उसमें, जैसे जमूरे सो जा सो गया, बैठ जा बैठ गया, क्लाइंट खा क्लाइंट पी, अमेरिका में बात कर, हवाई जहाज पे चढ़, वो मतलब हड़बड़ियां हैं। पर अचानक वो हड़बड़ी सिंह जो है सो जाता है। कोरोना काल आ गया, सब घर में बैठ गए, तो उसमें क्या हो रहा है, फिर आपको दिखता है, अरे ये मेरी पत्नी है, अच्छा ये मेरा बच्चा ये कर रहा है, अरे इधर तो आप बात तो सर। तो हड़बड़ी सिंह अब जब सो गया है, तो उस समय हमें जो पारिवारिक रिश्ते मिले हैं, इन रिश्तों को हमें अपने अंदर अब संजो लेना है। मतलब इसका लाभ ये नहीं है कि आप तात्कालिक अभी हो गया, ठीक है जी, अब उस बच्चे से प्यार कर लिया और जैसे फिर कोरोना काल खत्म हुआ फिर हम उसी लाइन में। हमें क्या है कि इसको ये लिखना है कि ये सारे जीवन मूल्य जो हमसे बिछड़ गए थे, जो हमारे पास बहुत आए हैं, उन चीजों को हमें अपने साथ संजो के रखना है, एक स्मृति में रखना है। तो उस पर लेके मैंने हरबीर सिंह जो है कविता लिखी थी। अब इस तरह से अपने मन के लिए लिखता रहता हूँ। इसी तरह से जब दंगे होते हैं तो तब मैं लिखा था कि दंगों पे हम कहते हैं कि इतने मुस्लिम मर गए या इतने वो बन गए, इतने लोग मर गए। तो मैं उसमें लिखा था कि हाँ, वहाँ हिंदू मरे थे, मुसलमान मरे थे, क्या आदमी नहीं मरे थे? वहाँ आदमियत का खून हुआ था, आदमी ही मरे थे। मतलब उसमें फिर यह है कि जिन छतों पे कभी पतंगे उड़ती थी, जिन गलियों में फूलों के गुलदस्ते खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, हर धर्म के बच्चे खेलते थे, पर उन गलियों में अब कोई और खेल जारी है और लड़ाई जारी है। छतें उगल रही हैं लावा, गलियों में घूम रहा है जंगली पशु। वहाँ 9 मुस्लिम बच्चे मरे थे, 7 हिंदू बच्चे मरे थे, क्या 16 गुलाब नहीं रौंदे गए थे? वहाँ आदमियत का खून हुआ था, आदमी मरे।
तो इसी तरह से एक बुढ़िया जो है जिसके 2 बच्चे बाहर हैं, एक वर्दी के कंधे पे चढ़ा है, बंदूक से चला रहा है, दूसरा दंगा कर रहा है, दोनों बच्चे अलग अलग तरह के, तो मारा जाता है। पता नहीं कौन किसकी गोली से मारा गया, पर शाम होते ही बुढ़िया की दहलीज पे दोनों लाशें आ जाती हैं, एक शहीद होता है और एक दंगाई मारा जाता है। तो इसको लेकर मतलब लिखा, तो बड़ी लंबी सी कविता, ज्यादा बस थोड़ा वैसे बता रहा हूँ जी। नहीं, तो बहुत ही खूब, मतलब कहते हैं ना कि सर वैसे भी कहा जाता है कि साहित्यकार हो या व्यंग्यकार हो, हमारे आसपास जो घट रहा है वहीं से अपना प्लॉट लेता है, उसी के आधार पर रचना को रचता है। शायद इसलिए कहा भी जाता है कि जो साहित्यकार होता है, हमारा साहित्य होता है, हमारा समाज का दर्पण हो जाते हैं। सर तिलकेंद्र अरोड़ा ये जी, तिलकेंद्र अरोड़ा घेराव हाँ किसका करना चाह रहे हैं? सर इन्होंने एक चीज और आपसे पूछनी चाहिए थी, आपकी जो है कि हंसो यार हंसो, कि ये हाँ। किन की प्रेरणा से आपने लिखी थी? नहीं, ये देखिए, हंसो यार हंसो, ये जो है एक, अगर आप देखें तो एक कविता है उनकी, रघुवीर सहाय की, है ना, हंसो 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 हंसो। तो ये मैंने जो अभी आपने सवाल किया था ना कि हास्य और व्यंग को लेकर, ये रचना जी उसी पर है कि क्या मैं ऐसे समय में जहाँ बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे समय में जहाँ छाले पड़ रहे हैं, क्या ये समय मुझे हंसने का अवसर देता है? या तो ये उन चीज़ों को लेकर है कि जहाँ पर जैसे उसमें वो कहता है कि तुम तो यार गैंडे की तरह हो, गैंडे को सुई चुभाओ तो हंसता नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, हमारी संसद में भी बहुत सारे गैंडे हैं जिनको कोई असर नहीं पड़ता। मतलब उस तरह की रचना है ये, वो पूरी रचना तो अलग तरह से है। तो ये मूलतः एक लाइन बताती है कि किस पे हमें हंसना है पर किस पे हंसना है, क्या हमें वंचित पे हंसना है कि नहीं। और ऐसे समय 2 चीजें हैं किस पे हंसा जाए, और दूसरा ये है कि जो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे लिए जीवन मूल्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, उन विषयों को हमें लेना चाहिए। सर आप लिखते, इसके साथ साथ आप ब्लॉग भी लिखते हैं तो? नहीं, शुरू किया था। ऐसा है कि जी रेणु कहा है कि हाँ, खूब सारे, जैसे होता है ना कि अगर आप एक ही चीज पे चलो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे जैसा, मतलब मैं मल्टी टास्क वाला आदमी नहीं हो पाता हूँ। अब जैसे व्यंग यात्रा, मैंने ब्लॉग भी शुरू किया शौक में, फिर एक परिकल्पना, उन्होंने ब्लॉग उन दोनों लिखता था तो उन्होंने पुरस्कार भी दिया, फिर देखा उधर भी समय लगता है। फिर ऐसे ही मैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप, मैं इसको सूचना का माध्यम भी मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि लोग बहुत गालियाँ देते हैं फेसबुक को, व्हाट्सएप को, मैंने वही बोला सदुपयोग के लिए। पर इस समय कोरोना काल में मैं बता रहा हूँ, उससे बढ़िया साथी कोई नहीं बन रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो बेचारे अस्पताल गए पड़े हुए हैं, वहाँ से व्हाट्सएप करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को ये बुखार हो गया है, आप उनसे बात करते हैं, उनसे चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारी सूचनाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखिए रेणु जी, इस कोरोना काल ने हम लोगों को इतना विवश कर दिया है कि हमारा जो बहुत अपना भी है, मैंने तो बहुत अपने खोए हैं, कि उनके रोने के लिए मुझे कंधा नहीं मिल रहा है। किस कंधे पे जाके मैं रहूं, किस का। और एक अवसाद, अभी हमारे एक दोस्त मुझसे बात कर रहे थे, कहते मुझे इतना अवसाद हो गया कि मुझे लगने लगा कि अचानक मुझे तबीयत खराब हो रही है, मुझे लगा कि गले में कुछ हो रहा है, मुझे लगा कि बुखार तो नहीं हो गया है। तो कहते हैं कि फिर मैंने थोड़ी देर अगले दिन मैंने किया कि चलो मैं क्रोसिन खा लेता हूँ। खाया, फिर मैंने वो देखा तो मैंने देखा अरे ये तो 98.4, मैं ठीक हो गया। मतलब ये अलग तरह का जो समय है ना, इस समय में मैं तो बहुत लोग कहते हैं कि यार क्या फेसबुक में लोग जा रहे हैं, श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम किसी के लिए एक दवा बन रहे हैं लोगों के मन में। मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि डर जो है, भय जो होता है, वो दवा नहीं है। हम भय को दवा मान के चल रहे हैं। भय दवा नहीं है हम लोगों के लिए, एक रोग है, और ये रोग लोगों के मन में आ रहा है। तो उस भय को दूर करने के लिए ये बहुत, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा, आप इसमें वही है कैसा सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं आप उसका। पर मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं लगातार देखता हूँ, और इस समय में मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि ऐसे लोगों से संवाद करूं। मैं संवाद वैसे नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उनसे इस तरह से संवाद करता हूँ। बहुत सारे लोगों की रचनाएं देखता हूँ, अगर मेरे लाइक करने से या मेरे अच्छा लिखने से उस व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, और ऐसे समय में प्रसन्नता मिलती है जिस समय में चारों तरफ से, आप समझिए एक भयावह समय में आपकी तरफ आक्रमण हो रहे हैं,
कष्ट के, अवसाद के होने, अगर उसको मैं कुछ दे सकता हूँ तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। मेरे इस समय ये माध्यम जो है एक दवा के रूप में आ रहा है कई लोगों के लिए। हो सकता है लोग दुरुपयोग करते हैं, करें, पर मेरा मानना है कि ये माध्यम एक तरह से दवा के रूप में, इस रोग जो अवसाद का रोग हो सकता था, लोग अकेला महसूस कर सकते थे। अब आप देखिए जो आदमी अस्पताल में बेचारा अकेला बैठा हुआ है, वो जो है उसके पास क्या माध्यम है, एक व्हाट्सएप माध्यम है जिससे लोगों से बात कर सकता है। और उसी में मैं कह दूं कि अरे क्या घटिया काम कर रहा है तो क्या होगा, तो उस आदमी के साथ मैं एक अत्याचार कर रहा हूँ, एक अमानवीय प्रसंग है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, और बहुत सारे, अब जैसे आप मुझसे इस समय बात कर रही हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं सारी चीजों को, तो वो जो संगोष्ठियां होती थी, जो मिलने का सुख होता, वो हमसे हट गया, पर एक उसका माध्यम हमें मिल गया। हमें लग रहा है कि मैं जैसे आपको पहली बार देख रहा हूँ, अरे इतनी अच्छी लड़की, इतनी सुंदर लड़की, इतना अच्छा संचालन कर रही है, एक नया रिश्ता जो है कायम होता है आपके साथ। तो ये रिश्ते भी बना रहा है आपके साथ ये माध्यम जो, अगर ये मान लीजिए नहीं होता तो क्या होता। वो बात अलग है कि हम लेखकों को ये लगता है कि भाई कार्यक्रम होता तो हमें शॉल मिलता, आने जाने का किराया मिलता, मुफ्त में हमसे काम कराया जाए, अपना स्टूडियो हम खुद बना रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये एक उसका अगर हम सकारात्मक पहलू देखेंगे ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तो मैं लगातार, मेरा है शुरू से, आरंभ से है, सुबह उठ के मैं करीब 9 से 10 के बीच में ये अपना व्हाट्सएप खेल लेता हूँ, फेसबुक पे चले गए, लोगों से बात कर ली, उसके बाद अपना काम कर लेता हूँ। तो आप सारा दिन मत करें, आप उसके साथ लगे, उसके वो एक तरह से आप लोगों को एक तरह की दवा दे रहे हैं, मुझे ये लगता है। बट सर कई बार जैसे हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे देखते हैं कि एक ऐसा मंच मिल गया है लोगों को जिनको अगर साहित्य की नॉलेज भी नहीं या कहानी का भी नहीं आता, लेकिन कविता का भी नहीं आता, वो भी उस पर लिख रहे हैं और जनता तक वो चीज पहुंच रही है। तो क्या ये चीज सही है सर? अब आप ये बताइए कि अगर आप लीजिए बाजार जाती हैं, आप आम खरीदने जा रही हैं, आम का टोकरा पड़ा हुआ है, आप सारे आम ऐसे तो नहीं उठाएंगे, आप उसमें चुनेंगी, सड़े हुए आम छोड़ देंगी, तो छोड़ दीजिए सड़े आम को। आपको किसी ने जबरदस्ती थोड़ी कहा है, आपको ये तो नहीं किसी ने कहा कि आप जबरदस्ती। अब आप देखिए जितने आपके समाचार चैनल्स आप देखती हैं, वो चैनल जो है वो आपको एक तरह से रोग युक्त कर रहे हैं, रोग बढ़ा रहे हैं, वो जिस तरह से चीजें देते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, मत देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो देख लीजिए। तो ये तो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप जो लिख रहे हैं, जो आदमी, अगर मान लीजिए इस तरह का अपराध, अब अगर आप ये कहेंगी कि देखिए समाज में तो अपराध है, वो आदमी चोर है, वो आदमी जो है, मैं बाहर जाऊंगी तो कोई लूट लेगा, तो आप बाहर जाना तो नहीं छोड़ेंगी। मैं तो लोगों को ये भी बताता हूँ, सावधानी बरतना है ना हमें, कि जैसे कोरोना के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि वैसे मान लीजिए कि एक हाईवे है, और हाईवे पे क्या है कि 100 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे गाड़ियां आ रही हैं, और मुझे सड़क पार करनी है। एक तरीका तो ये है, मैं ऐसे गर्दन नीचे करते हुए चला जाऊं, तो अगर चला गया तो मैं मारा जाऊंगा, सावधानी नहीं बरती मैंने। और अगर मैं डर गया तो मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, सड़क पे पार जा नहीं सकता, गतिहीन हो जाऊंगा। तो ऐसे ही आपको चुनाव करना है कि आपको क्या करना है। सावधानी हर जगह जरूरी है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे अखबार है। अखबार में भी आप कई रचनाएं बहुत खराब आती हैं। अब मेरे जैसा जो व्यंग्य यात्रा का संपादक जब पढ़ता है, मुझे खराब रचनाओं में से, मैं अच्छी रचनाएं कम पढ़ता हूँ, खराब रचनाएं ज्यादा पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, लोग खराब रचना लिख रहे हैं और भेज रहे हैं, मैं पत्रिका बंद कर दूं या रचना पढ़नी बंद कर दूं? जब तक मैं रचना पढ़ूंगा नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा ये खराब है। खराब रचना को भी मुझे पढ़ना है, तो उसको पढ़ के ही मुझे समझ आएगा कि भैया ये रचना खराब है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, अच्छी रचना है उसका चुनाव कर लेता हूँ। तो ये चुनाव हमारा है, हमें सोच के चलना है कि हम किसी भी चीज को, जीवन में सारी चीजें हैं, आप दोस्तों में चुनाव करते हैं, आपके सारे दोस्तों में सबसे आपकी अच्छी दोस्ती नहीं होती है, कोई खराब दोस्त है तो उसको छोड़ देते हैं, यार ये तो ऐसा करता है, तो गाली गलौज करता है, जो अच्छा करता है उसको आप गले लगा लेते हैं। तो जो अच्छी चीज आपको फेसबुक में मिलती है उसको गले लगा लें, व्हाट्सएप में मिलती है, जो नहीं मिलती है उसको इग्नोर कर दें, छोड़ दें, उसको क्या जरूरत है उसको देखने। 1-2 बार देखें लोगों की इसकी प्रकृति वही है, तो आप छोड़ दीजिए उसको अगली बार से। तो चुनाव कीजिए। मैं वो अंध विरोध जो है ना, मैं अंध विरोध का विरोधी, जो हम अंध विरोध करते हैं बिना चीजों को समझे हुए, कि कह दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, अरे भैया चल रही है तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी तो हैं, और अगर कोई खराब है तो क्यों है, ये प्रश्न भी तो कीजिए आप। हमारे यहाँ ये होता है, हम सवाल नहीं करते, हम सीधा आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, ये नहीं सोचते वो ऐसा क्यों है।
ये सवाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि हमें जो आ रहा है फेसबुक पर उसमें से चयन करना जरूरी है, अंधाधुंध लाइक ना करें, क्योंकि किसी ने कुछ कविता लिखी, कहानी लिखी, हम हजारों लाइक तक उसको पहुंचा देते हैं और व्यक्ति खुश हो जाता है, समझने लग जाता है मैंने जो कुछ लिखा है वो परफेक्ट है क्योंकि 1000 लाइक आ चुके हैं। बेहतर रहेगा, हम अच्छे दोस्त हैं, कहते हैं निंदक न्यारे राखी है, तो हम उसकी जी कमियों को जी हम जी बताएं, तो वो बहुत जी। ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और सही बात है, हर देखिए, पहलू। हमारा देश प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जी में भी तो आप चुनाव करती हैं, ये आदमी जी खराब जी। है, ये आदमी अच्छा है, हम्म, खराब को छोड़ देती हैं, अच्छे को। तो जी प्रजातांत्रिक रहिए ना, काहे को बिल्कुल डिक्टेटर बिल्कुल। बनते हैं कि तो है ही बेकार। ऐसा नहीं करें ना, चुनाव वो सही किसी के बात। लिए अच्छा है, वो किसी के लिए हाँ अच्छा है। तो ये बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों पे चले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें चयन करना होगा। और अगर किसी जी भी चीज को, हमें कुछ चीज अगर उसमें कमी लग रही है तो उसको बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, उसको बताया जाए कि हाँ ये चीज सही है, लेकिन अंधाधुंध लाइक से हम थोड़ा सा बचें ताकि गलत फहमियां दूर हो। सर, आपकी जब हम बात करते हैं, आप प्रिंट से भी जुड़े हैं, आप आकाशवाणी से भी जुड़े हैं, आप दूरदर्शन, तीनों फील्ड को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, तीनों के साथ आपका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि आकाशवाणी पे भी आपने कई आपके टॉक रहे हैं, दूरदर्शन पे भी रहे हैं। तो इनके बारे में हम आपसे थोड़ा सा, ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी, काफी लंबा तो बस नहीं हो जाएगा? सर थोड़ा अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा सा, नहीं मैम, क्योंकि अरे मुझे तो जी मैंने बोला नहीं कि अब हम लोग रिटायर हो गए, लेक्चरर तो रहे नहीं है, तो इसी में लोगों से संवाद करना अच्छा लगता है। जी सर। आकाशवाणी का जैसे आपने बताया बहुत पुराना रिश्ता है। जी आकाशवाणी का जब युवानी शुरू हुआ था, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो तब जी से का रिश्ता है। उस समय कमला सांगी भी थी वहाँ, उस समय सबसे पहले जो है वो हमारे समय के बहुत प्रसिद्ध कवि जिनका था गांव में रमानाथ अवस्थी, वो थे वहाँ पर, और उन्होंने एक बार बुलाया भी था हम लोगों को, तो वहाँ से रिश्ता हुआ। मेरी नाटक का काम वहीं से शुरू हुआ। मैं वहाँ गया बात एक टॉक देने के लिए, तो वहाँ पे उस समय कुमुद नागर आए थे, अमृतलाल नागर के बेटे। तो मुझे मिल गए, कहते मैं कुमुद नागर हूँ, तुम क्या करके आए हो? मैंने कहा जी ऐसी एक रचना पढ़ के आया हूँ। अच्छा, मैं यहाँ नाटक के लिए आया हूँ, तो तुम नाटक लिखते हो? तो उन दिनों मैंने एक दो नाटक लिखे थे जो कॉलेज की पत्रिका में छपे थे, तो मैं कहा हाँ जी मैं लिखता हूँ। तो कैसे नाटक लिखते हो? अब युवा समय तो हमें रौब मारने के लिए कहा कि मैं मनोवैज्ञानिक नाटक लिखता हूँ, और जबकि इतना पता नहीं था। अच्छा, लिख के लाना। तो फिर मैं एक नाटक उनको लेके आया, वो जो है अपने जीवन को उसको लेके लड़ाई, कि मतलब एक व्यक्ति, एक युवा को कितने मोर्चों पे लड़ना पड़ता है, परिवार में, बाहर, नौकरी के लिए, वो उसको लिया था। और उसमें नाटक में उसकी जो मुख्य भूमिका है बांके बिहारी भटनागर होते थे, उनके बेटे ने की थी, मनोज भटनागर। और उसके बाद मैं 6 नाटक लिखे थे, उन्होंने किए, उसके बाद वो चले गए थे वहां से, और 6 नाटक मेरे वहां पे हुए। तो वो नाटक का दौर ऐसा चला। उसके बाद सोमदत्त शर्मा आए वहां पर, जो उस समय ये चला गया था आकाशवाणी, नेशनल चैनल चला गया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो वो आए वहां पर, उनको पता था, तो बोले कि प्रेम जी आप हमारे लिए लिखे। तब मैंने उनके लिए नाटकों के अनुवाद किए, नाटकों के नहीं, वो जो बड़ी रचनाओं के, जैसे मैंने बताया पिक्चर और डेरियन गिर मैंने पढ़ा था, उसका अनुवाद किया। फिर मैंने मृगनयनी का नाट्य अनुवाद किया, जो 1.5 घंटे के थे, वो आते थे। इसी तरह से मैंने साकेत का नाट्य रूपांतर किया। तो ये मैंने कम से कम 12 नाट्य रूपांतर किए, वो अभी पड़े हुए हैं मेरे पास, कभी चाहूंगा उसको छपे। तो आकाशवाणी से वो रिश्ता अभी तक, और अभी उनमें एक कार्यक्रम आता है गा मेरे मन गा, तो उसमें भी वो लोग प्रस्तुत करते थे, कार्यक्रम आता था दोपहर को, तो उसमें 6 घंटे की उन्होंने मुझसे बातचीत की थी, उसको लेके, आकाशवाणी को लेके, उन सारी। तो आकाशवाणी से अभी भी एक कार्यक्रम, अशोक अग्रोही जी, उनका एक दिन फोन आया कि हमारे जो समाचार आते हैं कोरोना पर, आपका जो है हमें एक छोटा सा 1-1.5 मिनट का संदेश चाहिए। तो मैंने उनको दिया, तो वो 2:30 के 2 बजे के जो हिंदी के समाचार है उसमें उन्होंने उसको प्ले किया था। तो आकाशवाणी से रिश्ता है अभी भी। बैरवा है, वो कई बार बुला लेते हैं। और हमारे दोस्त, अभी पीछे हमने कोरोना में एक कार्यक्रम किया था जिसमें ललित थे, अपना हमारे राजेश कुमार थे, रणविजय थे, इन लोगों के साथ कार्यक्रम किया था। तो रिश्ता अभी भी है और चल रहा है। और अलका पाठक बहुत बड़ी लेखिका थी, जब वो वहाँ थी तो उन्होंने नेशनल चैनल, तो रिश्ता अभी भी कायम है। और मुझे पता है कि आप भी एक अपना आकाशवाणी का चैनल रन करती हैं, तो अच्छा लगा मुझे जान के, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो आकाशवाणी के साथ है, प्रिंट के साथ है, टीवी में तो चलता ही रहता है,
उसमें क्या कह रहा हूँ, दूरदर्शन में काफ़ी कार्यक्रम जो है उस तरह के किए हैं। तो ठीक है, रिश्ते जितने ज़्यादा अच्छे रिश्ते जितने ज़्यादा बढ़े, बुरे रिश्ते नहीं, वो अच्छा ही लगता है। बिल्कुल सही आपने सर कहा। आपने सर बात की थी कि कोरोना को लेकर के आपने एक संदेश बनाया जो आकाशवाणी पर चलाया जाता है। चलते चलते सर उस संदेश के साथ ही हम कार्यक्रम को आज ये तो नहीं कहूंगी सर कि खत्म करेंगे, क्योंकि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है वो इतने कम समय में पूरी नहीं हो सकती है सर। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा था उनसे। मुझे ध्यान नहीं आएगा अभी इस समय ना। मतलब उसमें मूलतः ये था कि मैंने तुलसी की पंक्ति जो है वो कोट की थी और उसमें ये बताया था कि किस तरह से हमें अपने समय को जीना है। तो अभी बात करते करते ना क्या होता है कि ये वृद्धावस्था ऐसी है कि जब अच्छा मेरे दिमाग में घूम रहा है इस समय कि क्या था, पर वो ध्यान नहीं आ रहा, वो बेकार में समय लगेगा और समय वैसे भी होने वाला है। तो संदेश मतलब सीधा ये है, मैंने जो पहले भी कहा कि भय जो है वो दवा नहीं है, रोग है। और जीवन में आप चुनौतियों को स्वीकार करते चले। सावधानी सबसे बड़ी हमारी परम आवश्यकता है। अगर आप सावधानी से चलेंगे तो कोरोना भी क्या, कोई भी चुनौती आप पार कर सकते हैं। लेखन की चुनौती भी पार कर सकते हैं, परिवार की चीज भी कर सकते हैं, समाज में भी कर सकते हैं। और अपना विजन जो है वो बड़ा रखना चाहिए आपको, सीमित विजन मत कभी करिए। बिल्कुल सर। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपकी साहित्यिक यात्रा इतनी लंबी यात्रा है कि उसे सिर्फ 1.5 घंटे में हम बात करके उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत कुछ जानने को मिला। और हमारे जो दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे उन सबका भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और आपको उन्होंने सुना। और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ आज हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। आपका हम दिल से आभार करते हैं, आपका शुक्रिया सर। आपका धन्यवाद। इस तोड़ने वाले युग में इतने सारे लोग जुड़ जाएं, इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। और मैं खासकर जोशी जी का बहुत आभारी हूँ। वो मराठी भाषी होने के बावजूद भी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनसे जब बात करता हूँ तो लगता है कि कर्मठ व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मतलब उनके अंदर एक जो है, जिस तरह से विजन है, चीज़ों को सोचते हैं और खुद बैक स्टेज पे रहते हैं, तो जो है वो, और उनसे बात करके बड़ा आनंद आता है। और उनकी जो हिंदी सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी वो बता रहे थे मराठी को किस तरह से उन्होंने मराठी में चीज़ों को पढ़ा है, साहित्य को जानते हैं। तो इस तरह के होने के बावजूद भी जो हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूँ। और आपका संचालन, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, संवाद करके। अगर मैं ये कहूँगा कि मैं फिर हमसे बात करूँगा तो लगेगा लालची आदमी है, दोबारा से आना चाहता है, पर अच्छा नहीं सर, लगा। वो सर हाँ जी जी सर, ये तो हम कहेंगे कि हम आपसे फिर से बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है सर अभी हमको। बहुत कुछ जो साहित्य की डगर है सर, उसमें अगर हम ये कहना कि हम बहुत सीख चुके हैं, नहीं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। और ये सीखने की प्रक्रिया अगर सतत चलती रहेगी तो शायद अच्छा है। ठहर जाएंगे तो कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी में से बदबू आ जाती है, बहता रहता है तो पीने योग्य रहता है। तो वही चीज है सर कि बहुत कुछ सीखना हमें आपसे है अभी। शुक्रिया सर। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेमचंद जी, जिनके साथ हमने आज बात की, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में हमने बात की। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये सारी चीजों को साथ में लेकर के चलिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, सावधानी से काम करना है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि किसी भी चीज की, कोई भी आपदा है उसको अवसर में बदल दीजिए। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, इस कोरोना के समय को लेकर के माना बहुत कुछ हमने सहा है, बहुत कुछ हमने अपनों को खोआ है, अपनों का साथ हमसे छूटा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हम देखें कि हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में जब हमारे पास समय नहीं होता था, हम ये कहते थे काश 2 मिनट हमें मिल जाए अपने परिवार के साथ बिताने। वो मौका हमें कोरोना ने यहाँ पर दिया है। एक दूसरे को जानने का मौका हमें मिला है। तो सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। सकारात्मक सोच के साथ जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, उस मंजिल को पाने के उस रास्ते को आप चुनिए। निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी। जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, मंजिल आप तक पहुंच करके आएगी। बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक महान, एक नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए हम यही कहेंगे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।